अगर आप स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट भले छोटी करो पर वो करो जो आप निकालोगे नहीं। कोई एक सिंपल एग्जांपल देता है, 15-15-15 का फॉर्मूला है, सिंपल। 15 साल के लिए 15,000 रुपए पर मंथ, 15% अगर आप करते हैं तो आप करोड़पति बन जाते हैं। 90% लोग SIP में 3 साल से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आज SIP शुरू करी, 90% लोग SIP 3 साल में ब्रेक कर देते। अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं डिसिप्लिन रहूंगा, जितना डिसिप्लिन मैं इस जॉब में हूँ कि रोज 9 बजे आता हूँ, 6 बजे तक रहता हूँ, उसके बाद भी काम कर लेता हूँ, सैटरडेज को भी काम कर लेता हूँ, काम होता है तो संडे को भी काम करता हूँ। अगर इतना डिसिप्लिन अपने काम में मैं ले आऊंगा तो मैं यहाँ से ज्यादा पैसे कमा लूंगा, इतना कंफर्म था। आप आज 60 लाख रुपए का एक पैसा बैंक से ले सकते हो जिसके ऊपर आपने कोई भी टैक्स नहीं दिया। यही आपकी कंपनी ने 60 लाख आपको दिया होता है या आपने कहीं से कमाई करके 60 लाख लिया होता तो आप 30% पहले टैक्स देते। तो 6 लाख रुपए डाले थे तो वो करीब 6 या 7 लाख रुपए, और एक टाइम था कि वो 6 लाख रुपए भी नहीं थे जब वो कोविड आ गया था। आज आपने गोल्ड खरीदा और कल बेच दिया तो कहाँ लिक्विडिटी है? इन्वेस्टमेंट में तब घुसो जब आपको लगता है कि ये फेयर प्राइसिंग चल रही है, रीजनेबल प्राइसिंग है, और अगर रीजनेबल प्राइसिंग नहीं आपको फिर भी घुसना है तो फिर इस हिसाब से घुसो कि आपको लंबे समय रहना है। गोल्ड में अगर आज आप जाना चाहते हो बिल्कुल जाओ। ऐसा ना सोचो कि मैं आज खरीदूंगा 3 महीने बाद वो 1.26 का 1.40 हो जाएगा और मैं बेच कर निकल जाऊंगा। एक जगह पर एक अमीर ने अगर कोई कोठी ले ली है तो सारे वहीं पर ही जाना चाहते हैं क्योंकि वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम भी अमीर हैं। आपको सारा पैसा ऐसी कंपनीज में भी नहीं लगाना है कि जो आपको लगता है 100 गुना होंगी, बिकॉज उनमें से होंगी बहुत कम ही 100 गुना। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है ना तो आपकी सेविंग नहीं बढ़ती है, आपके खर्चे बढ़ते हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता। पैसा कमाना तो आसान है लेकिन उसे संभालना उतना ही मुश्किल। आज हम इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे, कैसे मनी मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे टिप्स देंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं डायल एजुकेशन के को-फाउंडर नवदीप डालिया, जो कि बहुत कम एज में जिन्होंने अपना 5 करोड़ का अपना पोर्टफोलियो तैयार कर लिया है। वो रियल एस्टेट की भी जानकारी रखते हैं, शेयर मार्केट की भी जानकारी रखते हैं, बिजनेस वर्ल्ड की भी जानकारी रखते हैं। आज हम उनसे बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे। नवदीप जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। जैसे कि आपने बताया कि आपने 32 साल की उम्र में नौकरी छोड़ दी थी और फिर आप अपना खुद का काम करने लगे। ये एक ऐसी एज होती है जिसमें रिस्क लेना मुश्किल होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्ट्रगल कर चुके होते हैं और ज़्यादातर लोग जब जॉब छोड़ते हैं तो वो एक मिड एज होती है कि जब कुछ वो पैसा कमा चुके होते हैं, इसके बाद वो नौकरी छोड़ते हैं, फिर कुछ अपना करने की सोचते हैं। तो इतना ये रिस्क आपने कैसे लिया? ओके, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत जी मुझे अपने चैनल पर होस्ट करने के लिए। ये डिस्कशंस मैं पहले भी कर चुका हूँ, बट आई एम श्योर जिन ऑडियंस को आज ये आपका पॉडकास्ट जाने वाला है उन लोगों ने शायद मेरा कंटेंट पहले ना सुना हो, तो हम शुरू करेंगे। बिल्कुल। तो आपने पहले ही एक बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे कि 32-33 साल की उम्र में मैंने नौकरी कैसे छोड़ी एंड अपना काम कैसे स्टार्ट किया। मैं इसको सालों की तरह या उम्र के हिसाब से उस वक्त नहीं सोचा था। 32 साल की उम्र में, 33 साल की उम्र में मेरे पास करीब 10 साल का एक्सपीरियंस था, बिकॉज मैंने काम करना शुरू 22 साल की उम्र में कर दिया था। मेरी MBA कंप्लीट हो गई थी जब मैं 22 साल का था, और जब मैं 32 साल का था तब मैं 1 डेकेड का टोटल एक्सपीरियंस हो चुका था मुझे। आई वॉज ऑलरेडी मैनेजिंग अ डायरेक्टर लेवल पोजिशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन गुड़गांव। तो एक्सपीरियंसेस काफ़ी हो गए थे, बिकॉज जिस भी कंपनी में मैंने काम किया था सब कंपनीज में मुझे लकीली शुरुआत से ही ऐसे टास्क मिल गए थे, ऐसी प्रोफाइल्स मिल गई थी कि जिसमें मेरी डिसीजन मेकिंग जो स्किल है वो बहुत इंप्रूव हुई थी कि पहले ही दिन से मैं CEO के साथ काम कर रहा हूँ या डायरेक्ट, क्योंकि कंपनीज बहुत बड़ी नहीं थी जहाँ मैंने काम किया। तो छोटी कंपनीज में काम करने का बेनिफिट ये होता है कि आप चेयरमैन से लेकर पियोन तक सबको जानते हो और सबके साथ आपका एक सेटिंग होती है और आप सारी चीज़ें ना सीख लेते हो। आप मैनेजर का काम भी कर लेते हो, डायरेक्टर का काम भी कर लेते हो, और अगर आपको कल को चाय बनाकर पिलानी भी है तो वो भी कर लोगे। हर लेवल पे ट्रेनिंग तो हो जाती है। मैंने सारे काम किए हैं। तो उससे बेनिफिट ये हुआ कि 10 साल में मैंने एक प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट होती है ना एक ऑर्गेनाइजेशन की, वो समझ ली थी कि धंधा बेसिकली होता क्या है कि आपने पैसा लगाया और पैसा कुछ कमा कर निकलना है। तो उसने मेरी स्किल्स को इतना हॉन कर दिया था, इतना इम्प्रूव कर दिया था कि मुझे कभी उस लेवल का डर नहीं लगा कि यार अगर ये नौकरी नहीं रही
तो मैं क्या करूंगा, इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं डिसिप्लिन रहूंगा, जितना डिसिप्लिन मैं इस जॉब में हूं कि रोज 9 बजे आता हूं, 6 बजे तक रहता हूं, उसके बाद भी काम कर लेता हूं, सैटरडेज को भी काम कर लेता हूं, काम होता है तो संडे को भी काम करता हूं, अगर इतना डिसिप्लिन अपने काम में मैं ले आऊंगा तो मैं यहां से ज्यादा पैसे कमा लूंगा, इतना कंफर्म था। और जितने मैं पैसे कमाता था मेरे उतने खर्चे थे नहीं, तो मेरी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं थी जितने मैं पैसे कमाता था। तो जो बात आप कर रहे हो डर की, तो डर इसलिए भी नहीं था कि आई न्यू कि मेरा खर्चा क्या है और मेरे पास थोड़ी बहुत सेविंग्स हैं, एक इमरजेंसी फंड मैंने बना रखा है, 6-8 महीने साल भर मैं निकाल सकता हूँ, कोई इशू नहीं आएगा, तो एक चांस ले सकते हैं। बिकॉज जितना जल्दी आप चांस लेते हो उतना ही आपका सक्सीड होने के जो चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा होती है। वही अगर आप 50 साल की उम्र में कोई काम करने की कोशिश करोगे तो शायद आप में उतनी ज़ील, एनर्जी, उतना लुक फॉरवर्ड करने के लिए उतना होगा नहीं। बट अगर आप वही 30, 32, 35 साल की उम्र में कुछ शुरू करते हो, या कई लोग आज की डेट में तो 20 साल, 22 साल, 23 साल की उम्र में भी शुरू करते हैं, तो आप में ज़ील बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हो उस वक्त। तो डर तो था, एक बनी बनाई सैलरी जहां पर 10-12 साल का एक्सपीरियंस था, डर बिल्कुल था। बट डर के बियॉन्ड ये पता था, थोड़ा सा मेथड था कि अगर मान लीजिए 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल लग भी गए तो ऐसा नहीं होगा कि खाने को पैसे नहीं होंगे। उतना मैनेजमेंट मैंने करके ही ये डिसीजन लिया था, एंड बाय गॉड्स ग्रेस वो चीज़ें वही 6 महीने लगे और 6 महीने के बाद वो चीज़ें ऑलमोस्ट ट्रैक पे आ गई। अमूमन ये होता है कि लोग रेस्ट जोन को छोड़ नहीं पाते हैं, जो भी एक उनका दायरा बन जाता है तो उसको वो तोड़ नहीं पाते, रिस्क नहीं ले पाते। और आपने बात की कि हमने इमरजेंसी फंड रखा ताकि हम 6 से 8 महीने तक कर सकें। तो खास तौर से जो हमारे व्यूवर्स हैं वो 25 से 30 साल की उम्र के हैं, और वो भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि नौकरी करना रोज कुआं खोदना रोज पानी पीने जैसा है, और जो हम जॉब कर रहे हैं उससे कोई बहुत फाइनेंशियल फ्रीडम हमको नहीं होने वाली। करेक्ट। तो ऐसे युवा जो अपने अर्ली एज में कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो स्टार्टअप करना चाहते हो, चाहे वो कुछ और भी स्किल्स में आजमाना चाहते हो, तो उनको कितना लगभग इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, कितने महीने का लगभग? देखो, ये ना इमरजेंसी फंड का कॉन्सेप्ट भी ना ऐसा नहीं है कि हर एक की लाइफ में एक ही अमाउंट के हिसाब से हम चल सकते हैं। कोई फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई गांव में बैठकर आज की डेट में कोई स्टार्टअप कर रहा है, बिल्कुल हो रहा है, पॉसिबल है। हाँ, बिल्कुल। और कोई बॉम्बे में रहकर, मुंबई में रहकर, बैंगलोर में रहकर, दिल्ली, गुड़गांव में रहकर स्टार्टअप कर रहा है। बिल्कुल 2 अलग अलग तरह के लोग हैं जो स्टार्टअप कर रहे हैं। बिल्कुल। बट हमें यही समझना पड़ेगा कि आपकी सिचुएशन है क्या। अगर बिल्कुल। आपकी सिचुएशन ये है कि आप अपने घर में माँ बाप के साथ बैठकर कुछ स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका सारा ही जो इमरजेंसी फंड का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है कंपेयर टू समबडी जो कि अपनी फैमिली के साथ, 2 बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, एक किराए के घर में रहकर गुड़गांव जैसे शहर में अपना एक स्टार्टअप करना चाह रहा है। बिल्कुल। तो मेरा सिनेरियो वो था कि मैं गुड़गांव में था विद अ वाइफ एंड अ किड जब मैं 33 इयर्स का था, जब मैंने अपना स्टार्टअप किया। तो मेरा सिचुएशन बहुत डिफरेंट था। बट बहुत सारे लोग का सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो सकता है। जो 22 साल की उम्र में है उसको पता है मेरा खर्चा 20,000 से ज़्यादा नहीं है। मैं घर वालों के साथ रहता हूँ तो मेरा खर्चा शायद 10,000 से भी ज़्यादा नहीं है। और अगर मैं दोस्तों के साथ रहता हूँ तो हम 4 लोग एक 15,000 वाले फ्लैट में रहते हैं। हमारा खर्चा मिला के 15,000 इंडिविजुअली नहीं है। उसके लिए इमरजेंसी फंड बहुत डिफरेंट है। और बिजनेस टू बिजनेस भी बहुत फर्क पड़ता है। वही है जो 32 साल की उम्र में कोई काम करना शुरू कर रहा है, 1 साल, 2 साल, 4 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा कुछ काम शुरू कर रहा है, तो एक्सपीरियंसेस में भी बहुत फर्क है। क्यों मैं ये 2 कंपैरिजन आपको दे रहा हूं? बिकॉज 10 साल के बाद अगर आप काम करना शुरू करते हो, 10 साल किसी के लिए काम किया, आप में एक डिसिप्लिन आ चुका है, आप में अभी भी एनर्जी है बिकॉज अभी भी आप यंग हो, आपको बहुत सारे मौके मिले होंगे अपनी जॉब में जहां पर आपने इंडिविजुअली चीजें बहुत हैंडल करी होंगी, तो एक्सपीरियंस आपने बहुत गेन कर लिया। अगर आप उसी सिमिलर लाइंस में कुछ बिजनेस शुरू कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको 2-3 साल से ज्यादा टाइम लगता है उसको उसी लेवल पर लाने के लिए कि जितनी आपकी सैलरी थी उतना आप कमाना शुरू कर दिए। बट अगर हम 22 साल 23 साल की उम्र में अपना काम शुरू करते हैं, आप तो कुछ कमा ही नहीं रहे हो। एनीथिंग यू अर्न यू वुड फील कि मेरा बिजनेस बन गया। बिल्कुल। मतलब अगर आप 20-25 हज़ार भी कमाने शुरू कर दिया आपने, मान लीजिए कोई कंटेंट ही क्रिएट कर रहा है, कुछ नहीं करता था, ग्रेजुएशन में कुछ भी नहीं करता था, और वो आज 20-25 हज़ार रुपए कंटेंट से ही कमा रहा है, तो उसने तो वो अपनी एक लाइन शुरू कर दी है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने कोई लाइन शुरू कर दी है तो सारी जिंदगी आपने वही करना है। बहुत सारे लोग हैं कुछ शुरू करते हैं एंड देन इट बिकम समथिंग एल्स। मैं कल ही बात सुन रहा था मार्क ज़करबर्ग की। उन्होंने कहा अगर मुझे पता होता कि मुझे फेसबुक
का जो एंड प्रोडक्ट होगा, वो आज भी एंड प्रोडक्ट नहीं है मेरे लिए, अभी भी वो इवॉल्व हो रहा है। तो मैंने फेसबुक को ये बनाने के लिए शुरू नहीं किया था। जब मैंने शुरू किया था तो कुछ थॉट प्रोसेस ही नहीं था, एक बहुत ही बेसिक थॉट प्रोसेस था कि चलो एक सोशल नेटवर्क जैसी कोई चीज बनाते हैं। कॉलेज पे उन्होंने शुरू किया, एंड देन इट हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट जायंट्स इन द वर्ल्ड। तो जब आप काम शुरू करते हो तो आप ये सोचकर नहीं शुरू करते हो कि एंड मुझे उसका क्या देखना, एंड आपको पता नहीं होता। और इसी वजह से बहुत सारे लोग काम शुरू ही नहीं करते। कमिंग बैक टू द इमरजेंसी फंड टाइप वाला जो क्वेश्चन आपका था, मेरे ख्याल से अगर आप बहुत यंग हो तो आपको क्या इमरजेंसी फंड चाहिए? अगर आज आप अपने घर पे बैठकर अपना काम कर सकते हो, आपके पास इतना फंड होना चाहिए कि अगर आपके बिजनेस को कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको मान लीजिए कंटेंट ही क्रिएट करना है, या आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी है, या आपको किस तरह की ट्रेडिंग शुरू करनी है, तो जितना उसके लिए पैसा चाहिए उतना पैसा आपके पास हो, और मे बी 6-8 महीने के आपके पास अपने खर्चे के पैसे हों, दैट इज मोर देन इनफ। आज की डेट में भी सीनियर व्यक्ति भी जो मान लीजिए अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बोलते हैं, या बोलते हैं कि अब मैं नौकरी छोड़ के अपना काम करने वाला हूँ, वो भी 6 से 8 महीने से ज़्यादा का इमरजेंसी फंड नहीं रखते हैं। आप सिंपल देखिए, आपकी कैलकुलेशन करिए, आपका खर्चा कितना है, आप 6 महीने इसी खर्चे पे रह सकते हो। आपने मेडिकल इंश्योरेंस करा रखी है, आपका टर्म इंश्योरेंस है, फैमिली बिल्कुल रास्ते पे तो नहीं आ जाएगी अगर आपने नौकरी छोड़ दी और आप आपका काम नहीं चला। तो आपको एटलीस्ट ये इंश्योर करना है कि 6-8 महीने अपने आप को दो। 6-8 महीने मतलब 6-8 महीने की आपके पास सैलरी हो, या 6-8 महीने के आपके खर्चे अगर लाख रुपए तो 6 लाख रुपए हो, 10 लाख रुपए अगर आपका साल का खर्चा है तो आपके पास 5 से 7 लाख रुपया हो। मेरे ख्याल से इमरजेंसी फंड इससे ज़्यादा की ज़रूरत होती भी नहीं है। अगर आप एक एक्सपीरियंस इंसान हो, और अगर आप एक फ्रेशर हो, तो मुझे लगता है कि ये तो उम्र है कि जब आप स्टार्ट कर सकते हो बिना किसी डर के। बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि आपसे जब बातचीत हो रही थी पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले कि करीब 5 CR 5 करोड़ का आपका पोर्टफोलियो है। राइट। तो ये जो पोर्टफोलियो है आपने इस एज में बनाया कैसे? क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि वो जो है करोड़पति बने। बिल्कुल। और देखिए जीवन में तो पैसे कमाने के बहुत अवसर आते हैं, लेकिन मजा तब है जब जवानी में कमाया जाए। बिल्कुल। क्योंकि आपको उसको एंजॉय करने का आपके पास वक्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हिसाब से अगर आप ये आइडिया लेकर अपना वेल्थ बनाने की कोशिश करोगे ना कि मुझे आज एंजॉय नहीं करना है और मैं 10 साल बाद जब मेरा बन जाएगा तब मैं एंजॉय करूंगा, तो दोनों ही चीज़ें नहीं होंगी। बिल्कुल। ना आपका वेल्थ क्रिएट होगा, ना आप एंजॉय कर पाओगे, बिकॉज यू विल नेवर बी एबल टू गो बैक टू दैट टाइम व्हेन यू वर लेट्स से 22, 25, 26। तो मैंने, अगर मेरा सवाल आप जो पूछ रहे थे कि मैंने ये कैसे बनाया, मैंने अपनी जो पोजीशन थी उसको लेवरेज किया था। मेरी लाइफ ना इज़ अबाउट डिसिप्लिन ओनली। डिसिप्लिन किसी लेवल पर वो फोर्स्ड डिसिप्लिन था, और किसी लेवल पर डिसिप्लिन ऐसा था कि शायद फैमिली दैट आई कम फ्रॉम वहाँ पर भी वो डिसिप्लिन था। व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, मेरी सैलरी 22,000 रुपये थी, और 22,000 में आई यूज्ड टू सेव अराउंड 50% ऑफ। ये किस ईयर की बात है लगभग? मैं 2008-9 की बात कर रहा हूँ। ओके। 2009 जनवरी में मैंने नौकरी करनी शुरू करी थी। जी। 2009 में मेरी फर्स्ट जॉब जो लगी उसमें मेरे को 22,000 सैलरी मिलती थी। जी। और ऑलमोस्ट 50% आई यूज्ड टू सेव। तो ऐसा नहीं था कि सारे इतना सेव कर रहे थे, और मैं अब व्हेन आई लुक बैक तो मुझे लगता है कि उतना सेव नहीं करते थे उस वक्त, आप इतना बॉदर भी नहीं करते थे। और ऐसा भी नहीं था कि 11,000 में मेरा खर्चा चलता नहीं था, बिकॉज आई वाज जस्ट एन इंडिविजुअल। आपको किसी घर की EMI नहीं देनी, आपको किसी गाड़ी की EMI नहीं देनी, आपको एक आपके पेरेंट्स ने एक बाइक लेके दिया हुआ है कभी स्कूल डेज में, वही आप चलाते हो, और आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन अपने से होती ही नहीं है। आपको कोई बहुत बड़े ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनने हैं, आपको बस बेसिक ये चलाना है कि आपकी जिंदगी चल रही है बेसिक। बिल्कुल। एंड देन यू आर एबल टू सेव सम अमाउंट। बट 22 साल 23 साल की उम्र में मुझे एक चीज दिमाग में थी, वो सही है या गलत ये ऑडियंस खुद डिसाइड कर सकते हैं, वो ये थी कि मुझे अगर इस दिल्ली NCR में रहना है तो मुझे अपने ही घर में रहना है। ओके। क्योंकि किराए से मुझे सख्त नफरत थी पहले दिन से। अच्छा। मुझे लगता था कि किराए के घर में नहीं रह सकता। बिल्कुल। ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आया? मुझे लगता है फैमिली से आया, बट ये मेरा थॉट प्रोसेस था। उस आइडिया की वजह से मैंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट जो कि रियल एस्टेट में कर दी थी, वो 2010 में कर दी थी। ओके। 2009 में मैंने एक साल में कुछ 1.5 लाख रुपए जमा करे थे, और 2010 में मैंने एक 15 लाख का फ्लैट था सोनीपत में, जिसकी 1.5 लाख रुपए की मैंने पहली किश्त दे दी थी। ओके। बाकी 13.5 लाख रुपए कैसे देने थे मुझे नहीं पता था। ये आइडिया था कि यहाँ 13.5 लाख जो है उसका लोन भी मिल जाएगा, थोड़े बहुत सेव भी करूंगा और धीरे धीरे पे कर दूंगा।
अगर लोन लेना पड़ा तो 8-10 लाख से ज्यादा का लोन नहीं लेना पड़ेगा और इतना उससे किराया आ जाएगा और मेरी ईएमआई पे हो जाएगी। बिल्कुल। एक घर बन जाएगा एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर में। तो मुझे अगर 50 किलोमीटर भी ट्रैवल करना पड़ेगा मैं कर लूंगा, बट घर अपने में रहूंगा। बिल्कुल। ये फितूर था, सही है गलत है, हाइंडसाइट में इसमें बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, बट 22 साल 23 साल की उम्र में दैट इज व्हाट आई स्टार्टेड विद। दैट वाज माय फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। नो LICs, नो FDs, नो म्यूचुअल फंड्स, नो स्टॉक्स, नथिंग। पहला इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में, क्योंकि उस वक्त लगता था रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो गया तो उसके बेनिफिट ही बेनिफिट हैं, खास करके अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो, क्योंकि आसपास हम यही देखते थे कि सारे फ्लैट्स जितने पे भी आप खरीदते थे डबल हो जाते थे 3-4-5 साल में। तो एक फितूर था कि ये लेना है और मुझे रेंट पे नहीं रहना है, वो खर्चा मुझे बचाना है। बिल्कुल। तो वहां से शुरुआत हुई और वो फ्लैट को डिलीवर होने में 8 से 10 साल लग गए। तो मुझे कभी उस पर लोन नहीं लेना पड़ा। वो धीरे धीरे करके 8 साल 9 साल में मैंने उसको हर साल 1.5 लाख रुपए दे के वो घर मेरे पास मेरा हो गया और मुझे उसके ऊपर लोन नहीं लेना पड़ा। और जब वो मेरे पास आया उसके बाद मैंने उस पर रेंट भी उठाया। और वहां से मेरी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी शुरू हुई थी। जैसे मैंने मार्क ज़करबर्ग का फेसबुक का एग्जांपल दिया ना, तो मैंने शुरुआत ये सोचकर नहीं करी थी कि मुझे 5 करोड़ 10 करोड़ या 15 करोड़ या 20 करोड़ बनाना है। शुरुआत ये थी कि मुझे एक घर चाहिए जहां पर मैं रह सकूं सुकून से और दिल्ली एनसीआर में काम कर सकूं, मुझे किराया नहीं देना। दैट इज हाउ इट स्टार्टेड ऑफ। और बिकॉज वो जबरदस्ती की इन्वेस्टमेंट हो गई थी कि 10, अब बाकी 13.5 लाख भी आपको देने ही है, तो जो सेविंग एक हैबिट थी ही पहले ही, वो एक कंपल्शन बन गई। कंपल्सन, मजबूरी। वो मेरी एक मजबूरी बन गई कि अब मुझे करना ही पड़ेगा। कुछ ना करूं तो 1.5 लाख तो हर साल जमा करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मुझे एक इजी ऑप्शन लेना पड़ेगा। इजी ऑप्शन वाज टू टेक लोन। उस वक्त इजी लगता है बट वो इजी ऑप्शन नहीं होता है बिकॉज यू एंड अप पेइंग मच मोर। बिल्कुल। तो वहां से मेरी स्टोरी जो है वो 5 करोड़ की वेल्थ की बनी। वहां से एक फ्लैट से दूसरा बना, दूसरे से तीसरा बना, एंड देन उन तीनों फ्लैट्स की EMIs को फिनिश किया। फिनिश करने के बाद बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपनी म्यूचुअल फंड्स के अंदर करी, डेट फंड्स के अंदर करी। तो धीरे धीरे करके आई थिंक 38 ईयर्स की एज में आई वाज विच वाज अराउंड नहीं 35 ईयर्स की एज में आई वाज डेट फ्री। एंड 38 ईयर्स की एज में मेरा पोर्टफोलियो 5 करोड़ का था, जिसमें कि करीब 3 करोड़ रियल एस्टेट था और करीब 2 करोड़ म्यूचुअल फंड और डेट फंड टोटल था। तो शुरुआत एक कंपल्सरी ऑप्शन से हुई थी और आज मैं ऐसी पोजीशन में हूँ कि अपने घर में रहता हूँ। देयर इज नो रेंट दैट आई पे, देयर इज वन फ्लैट जहाँ से मुझे रेंट आता है, सो पैसिव इनकम इज ऑलरेडी देयर, एंड देन डेट फंड इज ऑल्सो देयर जहाँ से भी पैसिव इनकम आ जाती है। प्लस आई वर्क एक्टिवली, अभी भी मैं काम करता हूँ, बट अब मुझे काम मजबूरी में नहीं करना पड़ता है। तो मुझे लगता है दो चीजें मजबूरी एक में सही होती है और एक में गलत। सेविंग अगर मजबूरी में हो तो वो सही है, वो सही है। काम अगर मजबूरी में करना पड़े तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो हर एक को अपनी लाइफ में एटलीस्ट ये गोल जरूर बनाना चाहिए कि सेविंग में मजबूरी में कर लूं तो ठीक है चलेगा, बट काम मजबूरी में ना करूं। काम मैं वो करूं जिसमें मुझे फन आता है। फिर आपके साल कैसे निकलेंगे, वेल्थ कैसे क्रिएट होगी, स्किल कैसे इंप्रूव होगी और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा अपनी चीज करने का, ये इट वुड बी लाइक अ मैजिक। अच्छा, एक जैसे लोन को लेकर के बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारे परसेप्शन हैं। जो परंपरागत थोड़े से ट्रेडिशनल सोच वाले होते हैं वो कहते हैं कि लोन नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना है, करेक्ट, डरते हैं। अभी भी आप गांव में देखेंगे ज्यादातर लोग क्या होता है कि बहुत जब उनके पास आखिरी विकल्प बचता है तब वो लोन लेते हैं। लेकिन शहरों में आप देखेंगे ज्यादातर सब लोन लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि आपके अंदर एक ये था कि अगर हम जो है सेविंग नहीं करेंगे तो हमको लोन लेना पड़ जाएगा। राइट। लेकिन क्या जैसे लोन से भी बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं। बिल्कुल। और कई बार क्या होता है वो डिसीजन उनका अच्छा भी होता है। और जब कोई लोन लेता है तो उसको पैसे सेविंग करने का, क्योंकि जब EMI की डेट आती है उतने पैसे तो उसके अकाउंट में होने चाहिए। बिल्कुल। तो वो मजबूरियां कई बार उसको जो है अच्छा काम करने के लिए, जिससे उसके वो कुछ पैसे मिले और मतलब बेहतर कमाई और सेविंग के लिए मजबूर करती हैं। तो लोन के साइड इफेक्ट क्या हैं और लोन के जो है प्लस पॉइंट क्या हैं, इस पे आपसे जानना चाहेंगे। देखो, लोन के प्लस पॉइंट्स के पहले बात करते हैं। लोन जो अमाउंट आपको मिलता है ना, वो एक टैक्स फ्री अमाउंट होता है। बिल्कुल। मान लीजिए आप 100 रुपए की आपकी सैलरी है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर आप 30% की ब्रैकेट में तो आपको 70 ही रुपए मिलेंगे। बिल्कुल। करेक्ट। बिल्कुल।
और यही आप बैंक के पास अपनी 100 रुपए की सैलरी लेकर जाओ और उस बैंक आपको उसके हिसाब से, मतलब आपकी 50 रुपए की किस्त के हिसाब से आपको लोन दे देगा। मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है जी। और आप बैंक के पास जाते हैं कि मुझे लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी है, मुझे होम लोन चाहिए, कितना मुझे होम लोन मिल सकता है? मान लीजिए मैं उसको 25 साल तक चलाना चाहता हूँ, 30 साल तक का भी मिलता है, चलो आप एक एग्जाम्पल 25 साल के लेते हैं। तो वो ये देखेगा कि आपके उस 1 लाख पे कोई किस्त तो नहीं चल रही, कोई व्हीकल, पर्सनल लोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको आपकी जितनी भी सैलरी है, अगर आपकी किस्त चल रही है, वो काटने के बाद जो आपकी सैलरी है उसकी आधी ईएमआई देने की जो आपकी क्षमता के बेसिस पर आपको वो लोन दे देंगे। तो मान लीजिए आपकी कोई सैलरी, कोई भी डिडक्शन नहीं थी 1 लाख रुपए के ऊपर, टैक्स कटने के बाद आपको 1 लाख रुपए मिलता था और 50,000 रुपए अब आप किस्त दे सकते हो एज पर बैंक। तो 50,000 की अगर आप किस्त दे सकते हो तो लगभग आपको 60 लाख का लोन बैंक से मिल जाएगा 20-25 साल, मतलब मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं 8-9% के हिसाब से। तो आप आज की डेट में 60 लाख की चीज खरीदने के काबिल हो गए लोन से। और बैंक ने ये इंश्योर किया कि आप कर्जे में यहां तक नहीं डूब जाओ, क्योंकि उसने, बैंक ने कहा कि आपके पास 1 लाख रुपया है, 50,000 आप मुझे दो और बाकी 50,000 से आप अपनी जिंदगी गुजारा करो। अब इसी से एक नेगेटिव पॉइंट ढूंढ लेते हैं। ये तो हो गया पॉजिटिव। आप आज 60 लाख रुपए का एक पैसा बैंक से ले सकते हो जिसके ऊपर आपने कोई भी टैक्स नहीं दिया। यही आपकी कंपनी ने 60 लाख आपको दिया होता या आपने कहीं से कमाई करके 60 लाख लिया होता तो आप 30% पहले टैक्स देते, तो आपके हाथ में 42 लाख रुपए आते। बिल्कुल। जबकि बैंक ने आपको 60 का 60 दे दिया। ये तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने प्लस पॉइंट पकड़ लिया। अब इसी का हम नेगेटिव पकड़ लेते हैं। आपने लोन ले लिया, बिल्कुल, उसके बाद आपने, क्योंकि आपको लोन एक फ्री मनी की तरह लगा कि यार 60 लाख रुपए तो मिल भी गए और मुझे देना क्या है, 40-42 हजार रुपए, 45,000, 50,000 रुपए देने, देता जाऊंगा। और आज 1 लाख रुपए मेरी सैलरी है, ये कल को एक 25 भी होगी, एक 30 भी होगी, सो एंड सो फोर्थ। बट आपने एक और लोन ले लिया, मिल जाएगा आपको, छोटा मोटा लोन मिल जाएगा, बट छोटा लोन होगा, आपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लिया, बिकॉज आपकी क्षमता होगी, क्रेडिट कार्ड मिले होंगे, स्वाइप कर लिया, सडनली आपकी 10,000 वहां जा रही है। आपने एक फोन ले लिया जिसपे कि आपको, अब आपने एक घर ले लिया है क्योंकि अब आप एक बड़ी स्ट्रीम में आ गए, आपने और चीजें भी उसमें ऐड कर ली, अब आप फंस गए। बैंक ने आपको क्यों लोन दिया था? बिकॉज आपकी 50% क्षमता पे आपको लोन मिला था। 1 लाख रुपए कमाते हैं, 50,000 रुपए तक आप किस्त दे सकते हैं, 50,000 से आपका काम चल जाएगा। बट आपने वो जो 50,000 भी बचे हुए थे वो भी घटाते 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 आपने 20,000 तक लिया है। अब आप फंस गए, अब आप डिफॉल्ट करोगे, बिल्कुल, और आप अपना रास्ता आज के लिए भी बंद करोगे और आगे के लिए भी बंद करोगे, बिकॉज अब जब आप डिफॉल्ट करोगे तो आपकी लोन लेने की क्षमता जो है वो खत्म होती जाएगी। तो प्रॉब्लम लोन की यही है कि हमें सबको लगता है कि लोन एक फ्री मनी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले दिन से आपको ये कोशिश करनी चाहिए, अगर मेरी किस्त 50,000 है, मुझे तो बैंक ने आधे पैसे मेरी सैलरी के किस्त में देने के लिए केपेबल समझा है ना, बट मैं अपने आप को इससे 10% ज्यादा केपेबल समझूंगा कि मैं 50 नहीं दूंगा, मैं 55 दूंगा, मैं 60 दूंगा। जब आप इस कैटेगरी में आ गए तो आप वापस फालतू की इंडल्जेंस में जाओगे ही नहीं, बिल्कुल, आप करोगे ही नहीं कि अब मेरे पास तो 50,000 अभी बच रहे हैं तो मैं आईफोन भी ले लेता हूं, मैं ये पर्सनल लोन भी ले लेता हूं, मैं एक गाड़ी भी ले लेता हूं, वो चीजों में आप जाओगे ही नहीं। जब आप पहले दिन से ये धारणा बना लेते हो कि 50,000 मेरी किस्त थी, मैं 60,000, पहली बात तो वो आपका जो टेन्योर है वो करीब करीब 25% से कम हो जाएगा। अगर आप 25 साल का लोन ले रहे थे तो कम होके कुछ नहीं तो 20 साल 18 साल तक रह जाएगा, सिर्फ 50 की जगह 55 की किस्त देने पे। बिल्कुल, पहली बात जी। दूसरी बात, आपकी जो लोन लेने की क्षमता और जो कॉन्फिडेंस होगा ना, कल को जो आप कह रहे थे कि गांव देहात में अभी भी ये इश्यूज हैं कि लोन नहीं ले सकते, जब आपने एक लोन लेकर एक चीज बना ली होगी ना तो आपको कल को लोन लेने में कभी भी हिचक नहीं आएगी। आप कहोगे यार मैं तो केपेबल हूँ, मेरी कैपेबिलिटी है, मैंने 15 साल 10 साल 9 साल ये किस्त चलाई है और अब मैं, अगर मुझे दोबारा भी 10 साल चलानी पड़ेगी तो मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सो अपनी पोजीशन को लेवरेज करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोन आपको तभी मिलता है अगर आप एक डिसेंट सैलरी वाले इंसान हो, और अगर आप उसको लेवरेज नहीं कर सकते तो फिर आप लोन में फंसते हो। तो
इसी पूरे प्रोसेस में ही आपके बेनिफिट्स और आपकी डेफिशिएंसी इसी एग्जांपल से आप निकाल सकते हो कि लोन में फंस भी जाते हैं लोग ये सोच के कि फ्री मनी है, और लोन एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट भी है क्योंकि कोई आपको आप पे भरोसा करके 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ तक भी देता है, जबकि आप उसके 300 जो फ्रैक्शन में बोलूंगा 300वां पार्ट आप उसको आज दोगे, बाकी 299 जो पार्ट बचे हैं उसके लिए वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है सिर्फ आपकी थोड़ी बहुत बैकग्राउंड की वजह से। तो ये बहुत बड़ा ट्रस्ट है जो बैंक आपके ऊपर दे रहा है, बट अगर हम उसको फिर डिफॉल्ट करेंगे तो वो फिर उस ट्रस्ट को निभाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर, वो हमारी है, और उसका बेनिफिट भी हमें मिलता है। मतलब लोन को अगर आप ले रहे हैं तो लोन के जो भी नियम कायदे हैं उसका पालन करिए। बहुत सिंपल नियम है ना, आप एक ही नियम चला लो और कोई नियम मत चलाओ। उसने बैंक ने बोला कि आप 50% की जो आपकी कैपेबिलिटी है उस पे ही आपको लोन मिलेगा, कि लाख रुपए की आपकी कैपेबिलिटी थी, 50,000 की किश्त आपको मैं देने के लिए मैं राजी होता हूं, उससे ज्यादा मैं लोन दूंगा ही नहीं, आप मांग लीजिए नहीं मिलेगा। आप अपने लिए नियम ये बना लो कि मैं तो इसको अपनी सैलरी का 60% दूंगा, मैं आज 40% से अपना काम चला लूंगा। तो आप देखिए कि आपकी लोन की अवधि जो है, जो पूरा टेन्योर है, वो अगर 25 साल है वो 18 साल रह जाएगा, और जैसे ही आपकी सैलरी अगले साल ही बढ़ेगी तो आप जो बढ़ी हुई सैलरी है उससे अपना लाइफस्टाइल इंक्रीज मत कर दीजिए। वो एक टर्म चली हुई है आजकल, लाइफस्टाइल क्रीप, जिसको फाइनेंशियल क्रीप, लाइफस्टाइल क्रीप भी कहते हैं, कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है ना तो आपकी सेविंग नहीं बढ़ती है, आपके खर्चे बढ़ते हैं। खर्चे बढ़ते हैं। ये सबसे बड़ा ट्रैप है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिसमें लोग फंस जाते हैं। और वो क्या है, एक दौर आता है ना कि जैसे मान लीजिए वो 25,000 की सैलरी पर जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जब 50,000 की सैलरी होती है तो भी वही स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड कर दिया। और यहाँ तक कि जब वो 1 लाख रुपए करते हैं तो भी परेशान रहते हैं। तो लोग कहते हैं यार सैलरी तो बढ़ रही है लेकिन मैं परेशान हूँ। जबकि बैंक का नियम ही ये है, लोन का नियम। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप आज कोई भी रियल एस्टेट खरीदते हो लोन लेकर, फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए 1 करोड़ के घर की हम एग्जाम्पल लेते हैं। 1 करोड़ के घर के लिए मान लीजिए आपने 20% डाउन पेमेंट करी, 80 लाख का आपने लोन लिया, उसकी 25 साल की किश्त आपकी करीब 60-65 हज़ार से ज्यादा की नहीं आने वाली है, ठीक है। अब इन 25 साल में अगर आप सारा पैसा दोगे बैंक को तो करीब करीब आप डबल दोगे। मतलब अगर आपने 80 लाख का लोन लिया तो 160 के आसपास आप उनको वापस करोगे 25 साल में। और अगर उसी घर में आप अगर रेंट पे रहते हो 1 करोड़ के घर में, तो आपका साल का 2 लाख रेंट, 2 से 3 लाख रेंट होगा। मतलब आज की रेट में तो आप गुड़गांव, नोएडा में आप 3 लाख ही मान के चलो कि 2.5 से 3% आपका रेंट होता ही है। कि अगर 1 करोड़ का घर है तो 2.5 से 3 लाख रुपए का आपका ईयरली रेंट होगा। मतलब 2.5 से 3% हम ये यील्ड मानते हैं। मतलब रियल एस्टेट में इसको यील्ड कहते हैं। जैसे एफडी में आपको 7% मिल जाती है, डेट फंड्स में आपको 8 से 10% मिल जाती है, और म्यूचुअल फंड्स में लोग कहते हैं कि 12% इन जनरल मिल जाती है। अगर हम रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ जाएं तो अगर आपने 1 करोड़ का घर लिया है तो ना करते आपको 2.5 से 3% उसका रेंट मिल जाता है। तो मैं अगर उसी एग्जाम्पल पे आऊं तो अगर मैं आज घर ले रहा हूं और मैं उसको रेंट कर रहा हूं, 2 अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं। अगर रेंट कर रहा हूं तो मुझे उसके ऊपर आज की रेट में 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे आज की रेट में। और अगर मैं उसको खरीद रहा हूं तो मुझे लगभग उसके ऊपर 8% के हिसाब से करीब 8 लाख देने पड़ेंगे। एक जगह 3 लाख, एक जगह 8 लाख देने पड़ेंगे। एक तरफ मैं ओनर बन रहा हूं, अभी बना नहीं हूं बिकॉज बैंक से लोन लिया, और एक तरफ मैं उसको रेंट पे ले रहा हूं। वहां तो मैं ओनर कभी बनूंगा ही नहीं बिकॉज मैं रेंट पे ले रहा हूं। अब इसी चीज को आप चलाओ थोड़ा लंबा। जो 3 लाख का रेंट है वो 10% के हिसाब से अगर आप इंक्रीज करते जाओगे तो करीब 12वें-13वें साल में जाकर जो आपकी किश्त है और जो आपका रेंट है वो बराबर हो जाएंगे। ओके, अच्छा। जो आपका रेंट है और जो आपकी किश्त है वो बराबर हो जाएंगे करीब 12वें-13वें साल में। उससे पहले भी हो सकते हैं बट उसके बाद तो नहीं होंगे मोस्ट लाइकली। तो सिर्फ 12-13 साल तक अगर आपने उस घर को आपने चलाया है एज एन ओनर, तो उसके बाद आप उसमें फ्री में रह रहे हो एक तरह से, बिकॉज अब आप जो रेंट है उसका वही आप उसकी किश्त दे रहे हो। बिल्कुल। बट
जब आप ओनर बने उसके तो घर आपका है, घर आपका। हाँ। इधर आप 12वें साल तक आप सिर्फ रेंट दे रहे थे और घर नहीं हुआ आपका। इधर आपने 12वें साल तक किश्त दी और ये घर आपका हो गया, उसके बाद के साल आपके फ्री हैं। तो इनिशियल ईयर्स में इसीलिए लोग कहते हैं कि घर ले लो, अपनी क्षमता के हिसाब से, डिसिप्लिन के हिसाब से ले लो, बिकॉज जो पहले 10-12 साल है वो अगर आपने निकाल लिए उस डिसिप्लिन में तो कैपिटल गेन अचानक से आप करोड़पति बन गए। वो करोड़पति आप कैसे बन गए? मान लीजिए आपने करोड़ का आज घर लिया था, 12 साल बाद वो अगर 5% के हिसाब से भी बढ़ेगा, 6% के हिसाब से भी बढ़ेगा, तो 12 साल बाद वो 2 करोड़ का घर बन चुका होगा, बिल्कुल ऑटोमेटिकली। तो ये कहने का मतलब ये है कि घर लेना जो है फायदेमंद का सौदा है, सिवाय जैसे बिल्कुल फायदे। कई बार क्या होता है कि जैसे बहुत सारे पॉडकास्टर जो आते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। कुछ लोगों की कहना है कि यार आप 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2-3 करोड़ का घर आप ले रहे हो और इतनी किस्तें आप 70-75 हज़ार रुपये, 80 हज़ार रुपये आप दे रहे हो, और उतने बड़े घर में आप 30 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार रुपये के रेंट पे आप जो है रह लेते हो, और बाकी पैसा आप EMI में देते हो। आप 30 हज़ार रुपये का आपने घर लिया, 1.5 करोड़ का आपको मिल गया रेंट पे, और बाकी 30 हज़ार रुपये आपने SIP में डाल दिया, तो वो पैसा डबल हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो इससे कई बार क्या होता है कि जो लोग होते हैं ना, वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यार ये सही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा आप जो है जरा बताएं। मैं आपको ना इसकी जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति जो है, किसी ने बोला कि 1.5 करोड़ का घर आपको 30 हज़ार रुपये में मिल जा रहा है, रेंट पे मिल जा रहा है, और अगर वही 1.5 करोड़ का घर आप जो है ले रहे हो तो आपको 60 हज़ार रुपये आपको EMI जा रही है। तो 30 हज़ार रुपये का आप रेंट पे ले लीजिए और 30 हज़ार रुपये SIP कर दो, और बाद में SIP से इतना पैसा आ जाएगा, आप घर ले लोगे। तो इसको कैसे? अब इसमें भी आपको मैं थोड़े से स्टैट्स देता हूँ। इंडिया के अंदर मैं पहली बात ये बता दूं, मैं SIP के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद SIP करता हूँ। आज की डेट में मैं 1.5 लाख रुपए महीने की SIP करता हूँ, तो SIP तो मेरे खून में है। बट मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देता हूँ, बिकॉज मेरे खून में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100% जनता के खून में। प्रॉब्लम SIP के साथ क्या है, जब आपके पास पैसा जेब में होता है ना, तो वो खर्चा होने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर से अभी GST कम किया गया है, राइट? टैक्स कम किया गया है, 12 लाख तक आपको टैक्स ही नहीं देना है अगर आपकी 12 लाख। तो बहुत सारे लोग के पास बहुत सारा पैसा जेब में आ गया है, राइट? बिल्कुल, जो कट जा रहा था वो अब गाड़ी किसी ने लेनी थी तो उसका लाख रुपया बच रहा है, किसी का 50,000 बच रहा है, मतलब उसी वक्त 50,000 बच रहा है। मतलब 23 सितंबर को शायद GST लागू हुआ है, 22-23 सितंबर को, 21 सितंबर को जो पैसे दे रहा था, 23 सितंबर को 50,000 बच गए। अब आप मुझे एक बात बताइए, 15 अगस्त को ये अनाउंस हुआ था, करेक्ट? 14 अगस्त तक अगर किसी ने डिसाइड किया हुआ था कि कल मुझे 8 लाख की गाड़ी लेनी है, और 15 अगस्त को उसको पता लगा कि 23 सितंबर को ये 50,000 कम मिलेगी, तो 99% चांस है कि वो 22 सितंबर के बाद लेगा। बिल्कुल। और आपको बताऊं, 5% चांस है कि वो जो बचा हुआ पैसा होगा ना, वो इन्वेस्ट करेगा। अगर उसका 50,000 भी उस वजह से बच रहा है ना, वो जेब में डाल लेगा, या एक्सेसरी लगवा लेगा, या उसमें 4 और खर्चे कर लेगा, बचाएगा नहीं। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। SIP में 3 साल से ज्यादा कोई इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा। कोई मतलब 90% लोग SIP में 3 साल से ज्यादा इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। अगर आज SIP शुरू करी, 90% लोग SIP 3 साल में ब्रेक कर देते हैं। कारण यही कारण है, क्योंकि आज की रेट में आप मुझे बताओ UPI सबसे ज्यादा यूज क्यों होता है? क्योंकि सब कुछ फ्रिक्शनलेस है। मुझे 10 रुपए के गोलगप्पे खाने हैं, फटाफट UPI करा, कैश नहीं है, सोचना नहीं है, कुछ नहीं है, दिमाग नहीं। अब सारा कुछ एक नंबर ही बन गया, नंबर। ओके। तो कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड में कि सारी चीजें फ्रिक्शनलेस कर दो। ओके। फ्रिक्शनलेस करने से जितना आसान हो गया इन्वेस्ट करना, उतना ही आसान हो गया उसको ब्रेक करना। रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करते हो, जबरदस्ती इन्वेस्टमेंट जा रही है आपकी, रोज नहीं आपको उसके पैसे पता लग रहे कि आज मैंने 100 रुपए का खरीदा था, अब आज 105 का हो गया, तो मुझे नहीं बेचना है, क्योंकि पता ही नहीं लग रहा। SIP में होता है ऐसा, आज आपने इन्वेस्ट किया, कल देखो, अब आज 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, कल 101 रुपए हो गए, अब 1 रुपए तो मैं ऊपर ही हूं, चल बेच देता हूं। या मैंने लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, 1,10,000 रुपए हो गए, चलो बेच देता हूं, क्योंकि फ्रिक्शनलेस है।
हर चीज की जो कहते हैं ना कि जहां पर आप अच्छे होते हो वहीं पर आप वीक, वहीं पर ही दुनिया आपकी वीकनेस भी ढूंढ लेती जो है। मजबूती है वही कमजोरी भी होती है, वो भी आपकी कमजोरी भी हो जाती है। तो जो SIP की मजबूती है वही उसकी कमजोरी भी कहीं ना कहीं बनी हुई है। अभी हम जितना मर्जी प्रमोट कर लें SIP को, बट जब आपको कोई खर्चा आएगा और वो ऐसा खर्चा आएगा कि आपको लगता है कि मुझे करना ही करना है, तो आप सबसे पहले उधर जाओगे जिसकी तिजोरी की चाबी आपके पास है, उसके पास नहीं जाओगे जिसकी तिजोरी की चाबी किसी दूसरे देश में पड़ी हुई है। तो ये फर्क है SIP में और ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करने में जहां पर आपको निकालना भी उतना ही मुश्किल है जितना डालना मुश्किल है। अगर निकालना मुश्किल होगा तो आप उसमें थोड़े फंसे रहोगे, उसमें आपका वेल्थ क्रिएट होने के चांसेस हैं, बट डिसिप्लिन दोनों में चाहिए। SIP में डिसिप्लिन आपको, मुझे बताइए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कोट नहीं करूंगा कौन सा फंड। एक फंड है जिसके बारे में अभी बहुत चर्चा में भी आया था कि उसने 20% का 15 साल का रिटर्न दिया ईयर ऑन ईयर, विच इज ट्रिमेंडस। मतलब 12% से भी लोग खुश हो जाते हैं। 20% का मतलब यह है कि आप करीब 3.5 साल में, 4 साल में अपना पैसा डबल कर रहे हो। कि आपने 1 लाख रुपए डाला, 4 साल बाद वो 2 लाख हुआ, 8 साल बाद वो 4 लाख हुआ, उसके 4 साल बाद वो हर 4 साल बाद डबल होता गया। जब वो फंड शुरू हुआ था और जो टोटल अवधि की हम बात कर रहे थे 24-25 साल की, उसमें सिर्फ 23 लोग थे जिन्होंने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक उस फंड में पैसा रखा था। सिर्फ 23 लोग, 23 पीपल। तो उस फंड में लाखों लोग होंगे और उस फंड का एक बहुत बड़ा टोटल वैल्यू भी था, बट सिर्फ 23 लोग थे जिन्होंने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, या जिस दिन तक हम कैलकुलेशन कर रहे थे, उसमें पैसा अपना लगा के रखा है। तो मैं जो 10% भी बोल रहा हूं ना, वो भी सिर्फ 3 साल बोल रहा हूं। यही इसको अगर आप 10 साल बढ़ा के कर देंगे ना, तो आपके पास 3%, 4% लोग भी नहीं आएंगे। और जो म्यूचुअल फंड में या SIPs की जो वैल्यू बनती है ना, वो कंपाउंडिंग से बनती है। आप आज पैसा रखिए, हो सकता है 3 साल आपको उसका कुछ मिले ही नहीं, और 3 साल बाद आप देखेंगे मैंने इसमें 5 लाख रुपए डाल दिए और वो 5 ही लाख हैं आज तक, मुझे निकाल कर कहीं और डालना है, क्योंकि ल्योर है, इधर ये बढ़ गया, उधर वो बढ़ गया, इसका ये बन गया, इसका वो बन गया। अब एग्जांपल देता हूं, अब किसी ने पिछले 1 साल में SIP की होगी, उसको कुछ नहीं मिला होगा, क्योंकि मार्केट उधर ही है या नीचे ही है 1 साल में। बट वही अगर उसके ही किसी दोस्त ने मान लीजिए गोल्ड में डाला होगा, तो वो आज डबल हो गया होगा। डबल नहीं हुआ होगा तो एटलीस्ट लाख का 1.5 बन गया होगा, उसका SIP में लाख का 90 रह गया होगा। तो उसकी क्या टेम्परामेंट होगा? उसका टेम्परामेंट यही होगा कि यार निकालता हूं, मुझे गोल्ड में डाल देता हूं। अब वो मान लीजिए वो गोल्ड में डालता है और गोल्ड उसके बाद बैठ जाता है, और ये होता है क्योंकि सारी चीजें साइक्लिक हैं। तो आपको किसी भी चीज में डालना है ना, मैं इन्वेस्टमेंट कहता हूं, आप रियल एस्टेट में करो, आप गोल्ड में करो, आप म्यूचुअल फंड में करो, स्टॉक्स में करो, किसी में भी अगर करो, मेरा मानना यह है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट तभी आता है जब आप उसमें रुकते हो। 3, 5, 7, 10 साल अगर आप रुकोगे, धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहोगे, तो आप कभी भी नुकसान में नहीं जा सकते। थोड़ा सा ये कंपाउंडिंग को थोड़ा सा और सरल भाषा में बताएं, ये है क्या? जैसे एक मैं आमतौर पे मैं ऐसे दर्शकों के लिए बात कर रहा हूँ जिन्हें क्या है, शेयर मार्केट बिल्कुल नया रहता है, तो कंपाउंडिंग, ये सब जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, थोड़ा सा उसको समझाएं कि ये क्या चीजें हैं, क्योंकि बहुत इसका हमेशा जिक्र होता है। देखो, कंपाउंडिंग ना एक बहुत ही सिंपल सी चीज है। आपने आज एक चीज लगाई, उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ पैसे मिलते रहते हैं। अगर हम FD से ही समझें, FD में क्योंकि ये सबको समझ आती है, फिक्स्ड डिपॉजिट समझ आता है, बिल्कुल 6 से 7% मिल जाता है। तो आपने 1 लाख रुपए आज लगाया, तो साल के एंड में वो कंपाउंड होकर, जैसे बैंक्स हैं वो क्वार्टरली भी कंपाउंड करते हैं, तो अगर कोई बैंक कह रहा है कि 6.8% है, तो करीब करीब 7.25%, 7% के आसपास वो कंपाउंड हो जाएगा। मतलब 1 लाख रुपए लगाया आपने महीने साल के स्टार्ट में, मान लीजिए जनवरी में, तो दिसंबर में मान लीजिए एंड में, पूरे साल में वो 1,07,000 के आसपास हो जाएगा, अगर आपकी FD 6.8 के आसपास है, जो कि आज की रेट में चल रही है। सिंपल है। तो 1 साल में ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब आपने वो 7 लाख नहीं निकाले और आपने वो फिर उसी में इन्वेस्टमेंट चलने दी, वो अब 1,07,000 2 साल बाद, मतलब उसके 1 साल बाद उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। वो 1,14,000 नहीं बनेंगे, वो 1,15,000 या 16,000 बनेंगे। ये हो गई आपकी बेसिक कंपाउंडिंग। और ये अगर आप 10 साल चलाएंगे, तो जितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, उसको कंपाउंडिंग बेसिकली कहते हैं। अब आपकी परसेंटेज यहां पर 1% भी ज्यादा हो जाती है या 2% भी ज्यादा हो जाती है, तो वो कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है वो
एक्सपोनेंशियल हो जाता है, बिकॉज इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, फिर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट और ज्यादा मिलेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसीलिए अगर 7% की एफडी है और 12% का म्यूचुअल फंड है तो उसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। एक सिंपल सा और रूल है कंपाउंडिंग का कि 72 का रूल है एक जी। जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है उतने से डिवाइड कर लो आप 72 को। 72 डिवाइडेड बाय मान लीजिए 6, कितना होता है 12। तो 12 साल लगेंगे आपके पैसे को डबल होने में। फॉर एन एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए 6% की एफडी में लगाया, क्योंकि 6% है तो 72 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, 12 आंसर आता है। तो 12 साल उस 1 लाख को 2 लाख होने में लगेंगे। यही आपका म्यूचुअल फंड में 12% हो जाता है, तो आपका 1 लाख 6 साल में डबल हो जाएगा। तो एक बार ही 6 साल में डबल होगा। एफडी में 12 साल में डबल हुआ, मान लीजिए 1 लाख 12वें साल में 2 लाख हुआ। म्यूचुअल फंड में 6 साल में पहले वो 2 लाख हुआ और 12वें साल में वो 4 लाख हुआ, बिकॉज वो 6 साल के बाद अगले 6 साल में वो 2 से 4 होगा। सो 1 से 4 हुआ। तो यहां फर्क आ जाता है कंपाउंडिंग का और इंटरेस्ट का उसके ऊपर। तो सरल भाषा में यही है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग। वही एक मैजिक है और वो तभी किक इन होता है। वो 6 साल में आपको ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, वो दिखेगा 10 साल में, 12 साल में, 18 साल में, 20 साल में। जब वो 20 साल हो जाएंगे तो वो उसके बाद जो आपको उसका इफेक्ट देखेगा वो मैजिकल है। इसीलिए लोग कहते हैं कि 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग। तो कहने मतलब ये है कि अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पेशेंस नहीं खोना है। ये नहीं है कि 2 या 3 साल में कोई जादू की छड़ी है वो डबल हो या जो है वो ट्रिपल वो करके दे देगा। तो आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके देखना है। मैं आपको एक कंपाउंडिंग एग्जांपल अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में से देता हूँ। बिल्कुल। तो मैंने अपना मोबाइल अभी खोला है, तो ओके। मेरा सबसे पहला फंड जो कि मैंने टैक्स बचाने के लिए किया था, जिसके ऊपर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट करीब 13-14% के आसपास मिला। 10 साल हो गए मुझे उसमें इन्वेस्ट करते। 10 साल में 5-5 हज़ार रुपये की 2 मैंने उसमें किश्तें लगाई थी, तो साल का 60,000 रुपये उसमें जाता था। 10 साल में उसमें 6 लाख रुपए गए, 2 हो गई तो 10 साल में उसमें 12 लाख रुपए गए। आप आइडिया लगाइए कि वो 10 साल में आज 12 लाख रुपए कहाँ तक पहुंचे होंगे। 12 लाख मैंने उसमें लगाया है और 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये महीने के मान लीजिए कि 2 किश्तों में लगे हैं। 5,001 5,001 करीब साल के 1,20,000 रुपये, 10 साल के 12 लाख रुपए। 14% के इंटरेस्ट से वो आज की रेट में करीब 22 लाख रुपए हो चुके हैं। अच्छा। तो मैंने इकट्ठे पैसे में लगाए, लमसम में लगाए। 5,000 रुपये क्या होते हैं, 10,000 रुपये क्या होते हैं साल के। और एक मेजर पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो, इसने कॉन्फिडेंस दिया मुझे। अगर ये ना लगाए होते तो मैं बाकी दोबारा नहीं लगाता। और ये सिर्फ 10 साल है। 10,000 रुपए हर महीने आपने डाले और 10 साल में आपको 22 लाख रुपए मिल गए। 22 लाख रुपए में। अब इसको मैं अगर 5 साल और करता रहूं, 5 साल सिर्फ और करता रहूं, तो ये 50 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे। ओके, कंपाउंडिंग से। कंपाउंडिंग में 10 साल लगे मुझे इसको 20-22 लाख रुपए तक लाने के लिए, और सिर्फ 5 साल और करूंगा तो ये अपना 1.5 गुना और हो जाएंगे, 20 से 50 हो जाएंगे। और अभी मुझे सिर्फ 14%, 13%, 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। इसमें मैंने टैक्स भी बचाया है। सो कंपाउंडिंग यहाँ है। और पहले 5 साल में मैंने अगर इसमें 6 लाख रुपए डाले थे तो वो करीब करीब 6 या 7 लाख रुपए ही थे। और एक टाइम था कि वो 6 लाख रुपए भी नहीं थे जब वो कोविड आ गया था। तो मैं अब आपको ईयर बाय ईयर बताता हूँ। 2015 में मैंने शुरू किया। ओके। 2015 से लेकर 15 में 10,000 रुपए महीने 10,000 रुपए डालना शुरू किया। ओके। 2015 से लेकर 2020 तक उसमें मैंने 5 साल में 6 लाख रुपए डाले और उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए थी। ओके। 5 साल में 6 लाख रुपए आपने डाले और उसकी वैल्यू 5 लाख थी। ओके। अच्छा। बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से थोड़ा सा नुकसान आपको सहना पड़ा। मैं कोविड से पहले अगर बात करूं तो 6, 6.5, 7 लाख के आसपास होगा और वो कम होकर 5, 5.5 लाख के आसपास रह गया। उन 5 साल के बाद मैंने फिर और 6 लाख डाले और वो जो 5 लाख थे आज 22 लाख हो गए। और वही 22 लाख इसी को अगर मैं कंटिन्यू करता रहूंगा अगले 5 साल, वही 22 लाख पहले तो कम से कम 50 लाख खुद ही हो जाएंगे सिर्फ 5 साल में। अगर मैं आज की बात इसमें कोई पैसा ही ना डालूं। ओके। ये 22 लाख अगले 5 साल में वैसे ही डबल हो जाएंगे, जो इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है मुझे 14% के हिसाब से। ओके। 22 लाख डबल हो जाएंगे 5 साल में। और अगर मैं ये 10,000 रुपए जो चला रहा हूं
ये भी चलाता रहूंगा तो और 6 लाख डाल दूंगा। वो 6 लाख पे भी अगर मुझे करीब करीब 12% 14% का इंटरेस्ट मिल गया तो वो मुझे कम से कम 7-8 लाख रुपए और दे देंगे कि करीब करीब ये 22 लाख अगले 5 साल में 60 लाख बन जाएंगे। वाह। मैं सिर्फ वही करता रहूंगा जो मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ नहीं करना है। एक चीज ये लर्निंग मिल रही है कि जैसे आपने कहा कि 15 से आपने स्टार्ट किया 10,000 रुपये महीने डालना, और 20 में आपने 6 लाख रुपए डाल दिए, लेकिन वो कोविड के कारण से 5 लाख में हो गया। कोविड के बगैर भी मैं बोलूं तो उसकी वैल्यू 6 लाख 6.5 लाख ही थी। हाँ, 6.5 लाख थी, लेकिन वो आपको नुकसान सहना पड़ा। अगर वहीं दूसरा व्यक्ति होता जिसके अंदर पेशेंस नहीं होता तो वो पैसा निकाल लेता, उसे लगता है कहीं और ना डूब जाए, कोविड आ गया है और जो है सब कुछ चीजें ठप हो गई हैं। लेकिन आपने वहां पे पेशेंस दिखाया और आज जो है आपको वो 22-22.5 लाख रुपए जो है आपके पास हो गए हैं 10 साल के अंदर। तो कहने वाला गलतियां नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए कई बार आप पैसा लगाते हैं और अगर आप जो है वहां पे नुकसान थोड़ा सा उठाना पड़ता है तो भी आपको एक अच्छे दिनों की उम्मीद करनी चाहिए। देखो, इसमें नुकसान उठाने वाली बात ही नहीं है। ये वो पैसा था जो मुझे लॉन्ग टर्म में रखा हुआ था। नुकसान तो आपका तब होता है ना जब आप निकाल लो। ओके, आपका पैसा 5 लाख आपने या 6 लाख इन्वेस्ट किया है और आपने निकाल लिया तो आपने नुकसान बुक कर लिया। अगर आपने निकाला ही नहीं तो आपने तो अपनी इन्वेस्टमेंट रखी हुई है, वो बढ़नी है। वो कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट और इंसान को एंड में जाना ऊपर ही है, तो नीचे आने का चांस नहीं है। वो शॉर्ट टर्म में नीचे आ सकता है, इवेंचुअली उसको ऊपर ही जाना है। तो यही था कि अगर कोविड में सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, अगर हम ही खत्म हो गए तो फिर ये भी वैसे खत्म हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। और ये मेरे पोर्टफोलियो का ऐसा पार्ट नहीं था कि जिसकी बगैर मेरा काम नहीं चल सकता था। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि अगर आप स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट भले छोटी करो पर वो करो जो आप निकालोगे नहीं। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में मुझे 1 करोड़ ही बनाना है। अभी आज लोगों को लगे यार 10 साल में 22 ही लाख तो हुए ना, बट दैट इज नॉट दी ओनली इन्वेस्टमेंट आई हैव। बहुत सारी और इन्वेस्टमेंट्स हैं, बट वो एक इन्वेस्टमेंट की मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि वो मैंने बहुत ही छोटी सी इन्वेस्टमेंट आज से बहुत साल पहले शुरू कर दी थी, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता था। 5,000 रुपए जेब में से निकाल के 10,000 रुपए निकाल के लगाने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और वो कोविड में जब 6 लाख पहुंचे भी, या 6 लाख का 5 लाख हुआ भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा, बट ऐसा नहीं था कि अब आपका काम नहीं चलेगा। आपका काम चलेगा बिकॉज आप अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाते रहे। वो आप निकाले आपने क्यों नहीं? बिकॉज आप फंसे हुए नहीं थे किसी भी ऐसी चीज में। हाँ, किसी ऐसा कोई ऐसी जरूरत आपको नहीं आई कि नहीं आई और आपने नहीं निकाले। और वही अगर आपने ऐसा अपना सिस्टम बना लिया होता, आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता, कोविड में आपकी नौकरी चली जाती और अब आपको 6 महीने साल भर आप वेट ही नहीं कर सकते, तो आप वो पैसे निकालते, बिल्कुल निकालते। तो आपके पास वही है कि 2-3 चीजें आप अपनी बिल्कुल सिक्योर करके चलो। एक इमरजेंसी फंड, एक टर्म इंश्योरेंस और एक मेडिकल इंश्योरेंस लेकर रखो। इन्हीं 3 चीजों में आप फंसते हो जी। यहाँ तो आप चले जाओगे। फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपके पास है तो फिर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बिल्कुल फाइनेंशियली फ्री। अगर आप फाइनेंशियली फ्री आप कब होगे? आप तभी होगे जब आपको किसी के लिए सैलरी, किसी पैसे के लिए आपको काम करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियली फ्री का कोई ना पर्टिकुलर नंबर नहीं है। कोई ऐसा भी इंसान इंडिया में हो सकता है जो जिसके पास 1 करोड़ है आज की रेट में और वो फाइनेंशियली फ्री है, और कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके पास 10 करोड़ है, उसको लगता है कि मैं फाइनेंशियली फ्री नहीं हूँ। बिल्कुल। गुड़गांव में ऐसे भी लोग हैं जो 8 लाख रुपए महीने का कमाते हैं और एंड में उनके पास 50,000 रुपए की SIP करने को नहीं है। गुड़गांव में ऐसे भी लोग हैं जो 1 लाख रुपए कमाते हैं और वो 40,000 रुपए की SIP करते हैं गुड़गांव में ही, और अपना घर भी है। तो डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा है और किसी का भी केस किसी के साथ मैच नहीं करता, सबके केसेस। कहने का मतलब ये है कि मनी मैनेजमेंट ये डिफरेंशिएट करता है कि आप कितनी ज्यादा कमाई करते हैं और कितनी कम कमाई करते हैं, उससे मतलब नहीं होता कि आपके पास कितना पैसा है। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ, आप फाइनेंशियली फ्री अगर होना चाहते हो ना, तो स्किल भी एक टाइम तक आप इग्नोर कर दो तो चलेगा, बट अगर आप डिसिप्लिन्ड हो ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप किसी भी उसमें चले जाओ। मैं आज की डेट में कंटेंट में भी देखता हूँ, यूट्यूब में भी देखता हूँ, इंस्टाग्राम में भी देखता हूँ। जब हम बात भी कर रहे थे पहले कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा भी बोल लेते हैं, जो बहुत अच्छी वीडियोस भी डालते हैं, बट फिर वो थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। 4, 5, 6 डाली, रिस्पॉन्स नहीं आया तो रुक जाओ। और कोई ऐसे लोग होते हैं जो लगातार करते रहते हैं एंड उनको फिर रिस्पांस मिल जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर तो फिर साफ है ना कि स्किल भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन। इन्वेस्टिंग में भी वही है, स्किल तो है ही नहीं है। क्या स्किल है? अगर आपको FD में भी डालना है फॉर एन एग्जांपल, क्या स्किल है? आप सारे FD के आप ऑप्शंस ढूंढ लीजिए, आपको
6-7-8% के बीच में सारे मिल जाएंगे। कोई भी एक अच्छा सा बैंक देखकर, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोई भी देखकर आप उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। रिकरिंग डिपॉजिट कर दीजिए कि हर महीने मेरे पैसे कटेंगे और उसमें चले जाएंगे। क्या इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? कोई स्किल नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन है। म्यूचुअल फंड्स में भी क्या है, आप कोई भी, आप सेंसेक्स पे ही पैसा लगा दीजिए, आप निफ्टी पे ही, देश की पहली 50 कंपनीज में आप पैसा लगा दीजिए, या मोमेंटम फंड्स में लगा दीजिए। नहीं समझ आता है तो भाई टैक्स सेविंग फंड्स में लगा दीजिए। कोई भी कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप सबसे ज्यादा लंबे जो फंड्स चले हैं या डेट फंड्स हैं जो 8-10%, 12% भी देते हैं, उसको ढूंढिए, उसमें लगा दीजिए, थोड़ा सा इंक्वायर करिए और उसमें लगा दीजिए। डिसिप्लिन ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। वेल्थ स्किल से आपकी सैलरी बनती है, वेल्थ आपकी डिसिप्लिन से बनती है। वेल्थ में स्किल की इतनी कोई ज्यादा जरूरत है नहीं है। तो ये पोर्टफोलियो का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, खासतौर से कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप क्या चुनें। और ये भी होता है कई बार लोग गलतियां करते हैं कि किसी एक ही कैप में सारा अपना इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं और वो फिर उनको नुकसान सहना पड़ता है। तो ऐसे में क्या है कि मान लीजिए कहीं पे उनको नुकसान हो रहा है लेकिन कहीं से रिकवरी हो रही है इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से, तो ऐसे में क्या कुछ सावधानी उनको बरतनी चाहिए? अपना पोर्टफोलियो कैसे तैयार करना चाहिए? देखो, इसको डाइवर्सिफिकेशन ही कहते हैं। आपके पास पैसा है, मान लीजिए 1 करोड़ है, और आप चाहते हैं कि मैं सेफ रहूं, मुझे बहुत ज़्यादा भी पैसा ना मिले, बहुत ज़्यादा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ना भी मिले तो चलेगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर रहा हूँ। तो इसीलिए आप अपनी पोजीशन को हेज करते हैं कि मैं थोड़ा पैसा इधर, थोड़ा पैसा इधर, थोड़ा पैसा इधर। तो अब जैसे अब आपने बात करी मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप की। लार्ज कैप वो कंपनीज हैं जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं इंडिया की, जैसे रिलायंस हो गया, ये सब, टाटा हो गया, ये सब रिलायंस, ये सारी लार्ज कैप कंपनीज हैं। ये ऑलरेडी इतनी ग्रो कर चुकी हैं, इनको 20% से ग्रो करना उतना आसान नहीं है, बिकॉज जैसे अमेरिका ही है, बिल्कुल, वो 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, बट वो ग्रो नहीं कर रही ना इंडिया की तरह। इंडिया 4 ट्रिलियन है, 5 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने वाली है, तो हम ग्रो करेंगे 7-8%। वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच, वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, और वो इतने बड़े हैं कि अगर उनकी, मैं अब इंडिया कंपैरिजन से ही बात करता हूं, उनकी एक कंपनी जैसे एप्पल है, यूएस बेस्ड है ना, उसकी जो वैल्यूएशन है, कंपनी की वैल्यूएशन इज काइंड ऑफ क्लोज टू इंडियाज इकोनॉमी। उनकी एक कंपनी की वैल्यूएशन इज क्लोज टू इंडियाज टोटल जीडीपी। मतलब वो 3-3.5 ट्रिलियन की कंपनी है, इंडिया की जीडीपी 4-4.5 ट्रिलियन है। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी इतनी बड़ी एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है, या मैं कहूँगा कंट्री है, कि वो थोड़ा सा भी ग्रो करेगी तो वो एक कंट्री की जीडीपी ले आएगी। वही हिसाब है हमारी इंडिया की कंपनी में। अब रिलायंस है जिसकी वैल्यूएशन इतनी बड़ी है, उसको ग्रो करना 20% से पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। बट ऑन द अदर हैंड कोई 5,000 करोड़ की कंपनी है जो अभी शुरू हुई है, तो वो 5,000 करोड़ से 50,000 करोड़ की हो सकती है। मतलब वो 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। उसके थोड़े टाइम, संभावनाएं हैं, वो संभावनाएं हैं। हम देखते हैं कितने सारे यूनिकॉर्न्स बन जाते हैं, कुछ भी नहीं होते, सडनली 1 बिलियन की कंपनी बन जाती है। तो आपको सारा पैसा ऐसी कंपनीज में भी नहीं लगाना है कि जो आपको लगता है 100 गुना होंगी, बिकॉज उनमें से होंगी बहुत कम ही 100 गुना। तो उसको हम स्मॉल कैप कहेंगे कि जो बहुत जल्दी से बढ़ जाएंगे। तो उसमें आपको जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें अच्छा आपको रिटर्न मिल जाता है, बट ऐसा कुछ भी गारंटीज नहीं होती है। लार्ज कैप में भी कभी आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे, बट एवरेज रिटर्न्स मिलेंगे। तो आप सबसे कम पैसा, मुझे लगता है, आप स्मॉल कैप में लगाओ, उससे थोड़ा पैसा ज्यादा म्यूचुअल फंड में लगाओ, और ज्यादा आपका पोर्टफोलियो अगर आप बहुत ही सेफ चलना चाहते हो तो आप लार्ज कैप में लगाओ। मैं अपनी एग्जांपल दूंगा, मैंने 40-40-20 लगाया हुआ है। सो 40% मेरा लार्ज कैप में है, 40 मेरा मिड कैप में है, 20% मेरा स्मॉल कैप में। तो स्मॉल कैप में अगर मेरा कुछ अच्छा निकले, और ये बिल्कुल भी स्टॉक्स में मैं पैसा नहीं लगाता हूँ, मेरा सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में लगता है। और एक देयर इज अ लार्ज परसेंटेज ऑफ माय पोर्टफोलियो, करीब 10% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो इज इनटू डेट फंड्स ओनली, मतलब एफडीज, पीपीएफ्स, पीएफ्स एंड ऑल, तो उसमें लगा हुआ है। तो कभी भी ऐसा हो कि मुझे पैसे की जरूरत है, 50 लाख से ज्यादा की जरूरत क्या किसी इंसान को कभी भी पड़ेगी, जब आपका घर अपने पास हो और आपके पास बाकी सब चीजें भी भगवान की दया से हैं। बिल्कुल। तो डेट फंड से आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, आपको अपने जो बाकी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो इस तरह से सेट करते हो कि आप उसको 8-10 साल की कंपाउंडिंग के लिए छोड़ सकते हो, तो आप स्मॉल कैप फंड थोड़े हैवी भी हो सकते हो, मिड कैप फंड हैवी भी हो सकते हो, और लार्ज कैप को थोड़ा कम भी कर सकते हो। बट अगर आप ऐसे इंसान हो कि मुझे तो लाल रंग अपने पोर्टफोलियो में देखना ही नहीं है, मैंने अगर 1 करोड़ लगाया है तो वो 90 लाख भी ना हो, तो पहले तो आप इसमें घुसो ही मत। आप एफडीज में,
डेट फंड्स में, उसमें जाओ। बट अगर आप थोड़ा बहुत, आप में ये क्षमता है कि मैं उसको 5, 7, 10 साल के लिए चलाना चाहता हूँ, तो आप अपना पोर्टफोलियो इस तरह से बना सकते हो कि एक परसेंटेज आप अपनी एफडीज में, इमरजेंसी फंड वगैरह उसमें रख लीजिए और बाकी आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। मे बी मैंने 40-40-20 किया है, आप भी वैसे करना चाहें तो कर सकते हैं। बट अगर आपको ज़्यादा अग्रेसिव चलना है और अगर आप इंडिया की स्टोरी में बिलीव करते हो तो मे बी आप डिस्ट्रीब्यूट इक्वली भी कर सकते हो। ये हर एक की अपनी कैपेसिटी, अपनी रिस्क एपेटाइट के ऊपर ही बेस्ड है। एफडी और एसआईपी, इसका अगर मान लीजिए आपको सिलेक्शन करना हो तो आप किस पे करेंगे? देखो, एसआईपी तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, वो किसी में भी हो सकता है। एसआईपी को ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड के साथ एसोसिएट करते हैं और एफडी को लोग सोचते हैं कि एफडी तो एक सेपरेट है। आप एफडी में भी एसआईपी कर लो। वो क्या है? उसको रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं कि आप बैंक में जाओ कि मुझे इकट्ठा सारा पैसा एफडी में नहीं डालना है, मुझे महीने महीने डालना है। उस एसआईपी को एफडी में आरडी कहते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट। और वैसी एसआईपी अगर आप मार्केट में करते हो थ्रू दीज म्यूचुअल फंड्स, तो उसको आप एसआईपी इन म्यूचुअल फंड्स बोलते हो। दोनों में फर्क यही है, हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स अगर आप लंबा रह लेते हैं तो आपको 12%, 13%, 14% के आसपास का रिटर्न दे देते हैं, जबकि एफडीज आपके प्री डिसाइडेड होते हैं। एफडी में फर्क यही है कि एफडी में पैसे आपके नीचे कभी भी नहीं जाते, कभी नहीं आते, कभी भी नहीं जाते। यही इसकी सबसे मजबूती मैं है। कहता हूं कि मुझे पैसे 3 महीने में चाहिए, तो मैं कभी भी उसको स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में, मैं किसी भी और चीज में नहीं लगाऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ उसको एक ही चीज में लगाऊंगा, दैट विल बी फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके। और अगर मुझे वो पैसे एटलीस्ट 3, 4, 5 साल के लिए नहीं चाहिए, और अगर चाहिए भी होंगे तो इमीडिएटली तो नहीं चाहिए, ये डिसाइडेड है। कोई कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, इमरजेंसी ऐसी आ जाएगी कि मुझे निकालने पड़ेंगे, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। बट मुझे आज पता है कि मुझे अगले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में ये वो पैसा जो नहीं निकालना है, तो आप मे बी म्यूचुअल फंड्स में अपनी एसआईपी धीरे 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 करके कर सकते हो। मैं अगेन लमसम भी नहीं चाहता कि कोई म्यूचुअल फंड्स में डाले या किसी चीज में डाले। एफडीज में तो आप लमसम डाल सकते हो, आपके पास बहुत सारा पैसा आया है, आपने एफडी में डाल दिया। बट म्यूचुअल फंड में एक ही बारी में सारे पैसे मत डाल दो, उसको भी आप अब एसटीपी करके भी एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान भी अब आता है। उसमें क्या होते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, कि किसी ने सडनली कोई एजेड इंसान है, जैसे पीएफ के पैसे आए हैं, अब उनके पास ग्रेचुटी आई है, तो वो सबसे पहले उसको एफडी करा लेते हैं, सही है। बट आप सारे पैसे एफडी में रखना चाहते हो तो आपको फिर संतुष्ट होना पड़ेगा 6-7% इंटरेस्ट से। बट अगर आप चाहते हो कि उसमें थोड़े पैसे मुझे ज़्यादा मिलें, थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, तो आप उसमें से एक छोटा छोटा पार्ट करके आप उसको म्यूचुअल फंड्स में ट्रांसफ़र कर सकते हो, और धीरे धीरे फिर 2 से 3 साल के पूरे टेन्योर में वो सारा पैसा म्यूचुअल फंड्स में ट्रांसफ़र कर सकते हो, और धीरे धीरे फिर वहाँ से आप अपना SWP के माध्यम से पैसा निकाल भी सकते हो। सो आई एम श्योर देयर आर एक्सपर्ट्स दैट आर आउट देयर। कमेंट भी कर सकते हैं लोग, और पूछना चाहें तो वी कैन ऑलवेज एक्सप्लेन देम। तो ये भी एक सिस्टम बन सकता है। तो ये आपकी पूरी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पैसा इमीडिएटली चाहिए तो एफडी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर आप उसको लंबे समय के लिए रख सकते हैं, एटलीस्ट 3 से 5 साल के लिए, तो म्यूचुअल फंड में आप धीरे धीरे करके, अगर आपके पास लमसम है तो उसमें डालिए। अगर आप मंथली ही 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार डालना चाहते हैं तो वो म्यूचुअल फंड्स में मेरे हिसाब से डालना चाहिए, क्योंकि एफडी में आपको उतना इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। तो उतना पेशेंस लोगों के पास नहीं होता कि 12 साल लग जाएंगे, मेरे पैसे सिर्फ डबल ही होंगे, और म्यूचुअल फंड में शायद वो 6-7 साल में हो जाएंगे। बट हाँ, देयर आर नो गारंटीज। ये हिस्टोरिकल डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से ये सब कुछ होता रहा है, आने वाले टाइम में भी लगता है कि होगा ही। बट अगर आप में वो वाली पेशेंस नहीं है, अगर आपको उस चीज़ से डर लगता है, तो फिर आपके लिए एफडी एक ऑप्शन बचती है, और उसमें भी आप पैसे लगाइए, डिसिप्लिन तो बिल्ड करिए। बिल्कुल 6%, 7% तो लीजिए, 12% नहीं चाहिए मत लीजिए, 7% तो लीजिए, और कंपाउंडों को वो भी 7-7.25% तक मिल जाएगा, विच इज़ नॉट बैड। आप कहीं ना कहीं जाकर इन्फ्लेशन बीट कर रहे हो, आप अपनी कैपिटल बढ़ाइए। आपको इंटरेस्ट, अगर मान लीजिए आपके पास कैपिटल 1 करोड़ है, उसको बढ़ाकर आप 2 करोड़ करिए, और आप 6% पे ही लगाइए, 12% की बजाय 6% पे ही लगाइए, 7% पे ही लगाइए, आपका तब भी काम चल जाएगा। तो किसी ना किसी तरफ तो आपको एफर्ट मारना ही पड़ेगा, और दोनों ही तरफ एफर्ट आपका डिसिप्लिन से ही जाएगा। बिना डिसिप्लिन के तो दोनों चीज़ें ही नहीं होंगी। जैसे कई बार कहा जाता है कि अगर आप मतलब सैलरी से तो केवल जीवन जिया जा सकता है, लेकिन बिजनेस से आप अमीर बन सकते हैं, ऐसी धारणा है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जैसे अगर आप मनी मैनेजमेंट करते हैं, अगर आप सेविंग्स करते हैं और उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप अमीर बन सकते हैं सैलरी से भी। अगर मान लीजिए आप 10,000 रुपये
पर मंथ का आप सेविंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं? अगर किसी के पास मान लीजिए वो कोई भी, चाहे वो 40,000 रुपये या 50,000 रुपये या 30,000 रुपये या 80,000 रुपये कुछ भी कमा रहा हो, या 1,00,000 रुपये कमा रहा हो, अगर वो सिर्फ 10,000 रुपये वो महीने का वो इन्वेस्टमेंट करना चाहे, क्या 10,000 रुपये से भी वो 1 करोड़ रुपये खड़ा कर सकता है? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक 15-15-15 का फॉर्मूला है, ओके, सिंपल। ओके। 15 साल के लिए 15,000 रुपये पर मंथ 15% पे अगर आप ओके। करते हैं तो आप करोड़पति बन जाते हैं। कितने साल में? 15 साल, 15 साल में। 15% का रिटर्न, ओके। 15,000 रुपये महीना, ओके, आपके पास 1 करोड़ हो जाएगा। ओके। तो आप बन गए 1 करोड़पति। तो आप बिलीव करें, अगर आप 15,000 से अपने आप को 5 साल के लिए भी कमिट कर देते हैं, तो आप सिर्फ 15,000 की SIP नहीं करेंगे, आप उससे बहुत ज्यादा करेंगे। बहुत कम लोग हैं, जैसे मैंने बताया, जो 3 साल के बियॉन्ड अपनी SIP कंटिन्यू करते हैं, और बहुत ही कम % लोग हैं जो 3 साल की SIP क्रॉस करने के बाद सिर्फ उसी एक SIP पे चलते रहते हैं। दे इंक्रीज देयर SIPs। ये दोनों इंपॉर्टेंट डेटा है। तो वो 3 साल का जो एक पड़ाव है ना, जिसको मैं कहूंगा 1000 दिन का पड़ाव, बिजनेसेस में भी बोलते हैं कि अगर आपने अपने बिजनेस को शुरू करा है, पहले 1000 दिन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं SIP में भी यही बोलूंगा कि पहले 36 महीने या पहले 3 साल या पहले 1000 दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 1000 दिन पकड़ो, आप कहो कि मुझे दिन का 500 रुपये लगाना है, दिन का 500 लगाना है SIP में फॉर एग्जाम्पल, और डेली SIP भी आप कर सकते हो। उसका मतलब यही होगा कि 15,000 रुपये महीने के, बिल्कुल, और आप 3 साल के लिए ये चीज करो, कोई ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ने वाला। ओके। मैं कहता हूं, आपको लगता है कि मुझे SIP नहीं भी करनी है, आप FD करो। आप ऐसी कोई चीज करो जिससे कि आपको पता लग जाए कि दिन के 500 रुपये तो मैं यहां लगाता हूं, या महीने के मैं 15,000 रुपये तो यहां लगाता हूं। ये मेरे लिए एक मैटर ऑफ डिसिप्लिन है, ये मेरी इज्जत का सवाल है कि मुझे 15,000 लगाने ही लगाने। अगर आपने वो लगा लिए 3 साल, बिलीव मी, वो तो आप 15 साल चलाओगे ही चलाओगे, बट 3 साल बाद आप एक और SIP शुरू कर दोगे। okay. उसके 3 साल बाद आप एक और शुरू कर दोगे, उसके 3 साल बाद आप एक और शुरू कर दोगे। इसको भी कहते हैं, मतलब दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन इफेक्ट, ग्रीन इफेक्ट ही है ये। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, क्योंकि आज सब कुछ दिख जाता है, जब आप अपने म्यूचुअल फंड में देखते हो ना कि आपने 1 लाख रुपए लगाया था और आज वो 2 लाख रुपए बन गए हैं, तो आपको लगता है कि जो मेरे सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हैं ना, वो भी मैं इसमें डालूं, उसमें डाल दूं। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि पैसा पैसे को खींचता है, तो म्यूचुअल फंड भी दूसरे, क्यों आज की रेट में 25,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में रोज करीब आई थिंक महीने के 25,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं। आप फिगर को एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, इतने नहीं थे कभी भी। ये इसीलिए है बिकॉज लोगों ने इसमें देखा है कि इसमें उतना रिटर्न आ रहा है। लोग FDs में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे, आज भी करते हैं, बट दिस हैज नाउ बिकम अनदर मीडियम, क्योंकि अब सबको दिख रहा है कि इंडिया की जो स्टोरी है, मैं तो इंडिया की स्टोरी में बिलीव करता हूं, इंडिया की स्टोरी अगले 5, 10, 15, 20 साल के लिए बहुत ब्राइट दिख रही है, एंड ये सारी कंपनीज इंडिया में ही एस्टैब्लिश्ड हैं। तो मुझे लगता है कि डिसिप्लिन बना लो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट में डालो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में डालो, बट डिसिप्लिन अगर बन गया और आपको वो पैसे बनते हुए दिखने शुरू हो गए, तो आप कभी पीछे नहीं हटोगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम 3 साल तक तो आपको जो है एकदम 3 साल का पड़ाव, तो मतलब 3 साल तक आप भूल जाओ, 3 साल तक तो आप भूल जाओ। मैं तो यही कहूंगा कि लगेगा कि आपने कुछ नहीं किया है, 3 साल कुछ नहीं किया है। समझ लो कि मैं 5,000 रुपए कहीं खर्च रहा था और भूल जाओ, और 3 साल के बाद आपके अंदर ऐसा डिसिप्लिन हो जाएगा, आपको समझ लग जाएगी। मैं एक और भी चीज आपको बताता हूं, जब आप किसी चीज में पैसा डालते हो ना, पहले 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना आप उसकी नॉलेज नहीं लोगे, 1 साल भी नॉलेज नहीं लोगे, बट जिस दिन आपका उसमें एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पैसा चला जाएगा, तो आप उसके बारे में नॉलेज लेना भी शुरू कर दोगे। मैं अपनी आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने जब MBA करी, तो मैंने MBA फाइनेंस में करी, तो हमें एक टास्क मिला था कि आपको सेंसेक्स को फॉलो करना है कि कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे जाता है, और आप वर्चुअल 10,000 रुपये इसमें लगाइए। तो आप इसको ट्रैक करिए कि आपके 10,000 1 महीने बाद कितने रह गए। आपने डिसाइड करना है कौन कौन से आप शेयर लोगे, और 1 महीने बाद वो आपके 10,000 9,000 हो गए, खत्म हो गए, ये बढ़ गए, क्या हुआ। तो आइडिया ये था कि एटलीस्ट हम सेंसेक्स समझ लें। कॉलेज के प्रोफेसर्स का आइडिया ये था। 99.9% लोगों ने कुछ भी समझा नहीं,
और मैंने भी नहीं समझा। रीजन बिकॉज हमारा असली पैसा उसमें नहीं लगा हुआ था, इट वॉज वर्चुअल मनी। किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मेरा पैसा है 10,009 भी हो गया 11 भी हो गया, क्या फर्क है, क्योंकि असली पैसा थोड़ी है। जब वो पैसा आपने असली लगाया होगा, आज 18 साल 19 साल 20 साल के लड़के भी ऐसे हैं, लड़कियां ऐसी हैं जो पैसे लगा रहे हैं, दे नो एवरीथिंग अबाउट स्टॉक एक्सचेंज बिकॉज उनका पैसा लगा हुआ है। सो म्यूचुअल फंड भी वही है, एफडी भी वही है, रियल एस्टेट भी वही है, कोई भी काम वही है कि जब आप उसमें अपना पैसा लगाओगे या अपना उसमें कुछ आपका इंटरेस्ट होगा तभी आप उसको सीखोगे, अदरवाइज आप सीखोगे। एक और सवाल मैं कर लेता हूँ, जैसे गोल्ड को लेकर के, गोल्ड का मामला रफ्तार बड़ी तेजी से एकदम 2014 में 28,000 रुपये 10 ग्राम का था और आज 1,26,000 रुपये हो गया है। तो इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से गोल्ड कैसा ऑप्शन है? सी गोल्ड एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, पहले से ही है। मोनेटाइजेशन भी गोल्ड में आप कर सकते हो। कुछ लोग कॉइन्स लेते हैं, कुछ लोग ETFs लेते हैं, कुछ लोग ज्वेलरी लेते हैं। अब डिपेंड करता है। अब मैं बहुत सारे लोग को एग्जांपल देता हूँ, लोग कहते हैं गोल्ड मैं आज खरीदूंगा, गोल्ड का कल बेच दूंगा तो पैसे नहीं मेरे खराब होंगे क्योंकि आप गोल्ड खरीदोगे 10% मेकिंग चार्ज लगेगा, तो 1,26,000 वाला जो है वो आपको 1,37,000 1,40,000 के आसपास मिलेगा, और कल जब आप उसको बेचने जाओगे तो वो 1,26,000 से 10% माइनस करके आपको मिलेगा, तो 1,40,000 वाले पे आपको 1,15,000 मिलेंगे। बिल्कुल। तो आज आपने गोल्ड खरीदा और कल बेच दिया तो कहाँ लिक्विडिटी है? बिल्कुल सही बात, कोई लिक्विडिटी नहीं, आपने तो 20% पैसा गवा दिया उसमें। बिल्कुल। पॉइंट फिर वही है, इन्वेस्टमेंट में तब घुसो जब आपको लगता है कि ये फेयर प्राइसिंग चल रही है, रीजनेबल प्राइसिंग है, और अगर रीजनेबल प्राइसिंग नहीं है आपको फिर भी घुसना है तो फिर इस हिसाब से घुसो कि आपको लंबे समय रहना है। गोल्ड में अगर आज आप जाना चाहते हो बिल्कुल जाओ, बट ऐसा ना सोचो कि मैं आज खरीदूंगा 3 महीने बाद वो 1,26 का 1,40 हो जाएगा और मैं बेच कर निकल जाऊंगा। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। अच्छा, गोल्ड में क्या होता है, अमूमन क्या है, लोग ज्वेलरी करते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से आप लेते हैं तो मेरे ख्याल से कॉइन ज़्यादा होता है, क्योंकि ज्वेलरी में हाँ, ETFs भी कर सकते हैं, मेकिंग चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। कॉइन्स में आपके कम लगते हैं, ETFs में आपके और भी कम लगते हैं, पर कॉइन्स में और ज्वेलरी में आपको फिजिकल एसेट मिलता है, ETFs में आपको फिजिकल नहीं मिलता। और बहुत सारे लोग गोल्ड को लेकर बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, वो फिजिकल गोल्ड ही अपने पास रखना चाहते हैं। सिमिलरली आज की डेट में रियल एस्टेट भी फ्रैक्शनल मिलता है। एक घर को 10 इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में 100 इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। आज की डेट में दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग। कमर्शियल प्रॉपर्टी में इफ इट इज लाइक अ 5 करोड़ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, एक मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। गुड़गांव में एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि उन्होंने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी फ्रैक्शनल कर दी है कि 5 करोड़ का एक पूरा ऑफिस स्पेस था, बट वो 5 करोड़ को एक बंदा इन्वेस्ट नहीं करता, उन्होंने उसको 10 भागों में बांट दिया। 50-50 लाख रुपए आप डाल सकते हो, 50 लाख की किसी की कैपेसिटी हो सकती है, तो फ्रैक्शनल आपने दे दिया। बट वो कल को आप उसको यूज करना चाहोगे तो यूज नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें जो किराएदार आएगा वो कंपनी डिसाइड करेगी उसमें किराएदार कौन आएगा। आप अपना काम नहीं कर सकते। तो उसी तरह बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं होता ETFs में। लोगों को लगता है कि मुझे गोल्ड अगर खरीदा तो मैं घर लेके आऊंगा, दिखाऊंगा मैंने गोल्ड खरीदा है। ट्रेडिशनली बिल्कुल वैसा होता है, वो फील वाला फैक्टर है। तो गोल्ड के साथ अभी सेंटिमेंट्स वैसे जुड़े, आने वाले टाइम में हो सकता है ज्यादा गोल्ड जो है वो परचेज ETFs के थ्रू किया जाए। आज भी बहुत सारे लोग उसमें खरीदते हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स भी हैं जो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर वही मैं यही कहूंगा कि आप उसमें अगर लंबे समय के लिए रह सकते हो तो आप किसी भी प्राइस पे खरीदो, इवेंचुअली तो वो बीट कर देगा। बट अगर आप उसको बिल्कुल चरम सीमा पे खरीद रहे हो और सोच रहे हो कि मैं 6 महीने और इसको राइड कर लूंगा, वो बहुत रिस्की बात है, वो फिर रिस्की है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत खरीदो, पर मैं ये भी कह रहा हूं कि सावधानी जरूर बरतनी चाहिए जब कोई चीज इतनी ग्रो करी है कि आज तक हिस्ट्री में इतनी ग्रो नहीं करी इतनी फास्ट। मतलब अगर आप देखो, आई थिंक इस फाइनेंशियल ईयर में करीब 50% सोना बढ़ चुका है इस फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में अभी 6 महीने पड़े हैं, 5-6 महीने पड़े। तो 6 महीने में अगर कोई चीज 50% बढ़ गई है, तो जो कि उससे पहले अगर देखेंगे तो बीच में ऐसे भी 10 साल आए थे जब वो बड़ी भी नहीं थी। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट इट। एक गुड़गांव की आपने बात की, तो अच्छा, गुड़गांव में फ्लैट के
रेट्स इतने महंगे क्यों हैं? जबकि कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ जब बारिश का महीना होता है, जो सीवर सिस्टम होता है ना, जो बड़े-बड़े पॉश इलाके हैं, जहाँ पे 3-3 करोड़, 4-4 करोड़, 5-5 करोड़ के फ्लैट होते हैं, गाड़ियाँ डूबी पड़ी हुई हैं। लेकिन मतलब गुड़गाँव में फ्लैट लेने वालों का जो वो है ना, एक जुनून है, वो देखने को मिलता है। ऐसा क्या है गुड़गाँव में? देखो, इसका टेक्निकल आंसर भी दूंगा आपको और एक जो जनरलाइज व्यू है वो भी दूंगा। टेक्निकल आंसर ये है कि अगर आप फॉर्च्यून 500 कंपनीज देखो, मतलब एक लिस्ट आती है वर्ल्ड की जो पहली 500 कंपनीज है उसको फॉर्च्यून 500 कंपनीज बोलते हैं। उसमें से करीब करीब 250 से 300 कंपनीज के इधर ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस गुड़गांव में। मतलब पूरे वर्ल्ड के टॉप के 500 कंपनीज के करीब 250 या 300 के ब्रांच ऑफिस या उनके हेड ऑफिस गुड़गांव एक सिटी में है। तो उसकी अट्रैक्शन तो वहीं से बनती है। मतलब ये है कहने का कि अगर इतनी बड़ी कंपनीज के वहां पर ऑफिसेज हैं तो उनमें बहुत सारी नौकरियां भी होंगी। करीब करीब 7-8 लाख लोग रोज गुड़गांव में आते हैं। गुड़गांव की अपनी जनसंख्या 30 लाख है। दिल्ली से 7-8 लाख लोग रोज गुड़गांव में नौकरी करने के लिए आते हैं। अगर मैं इसी बेसिक डेटा को ही पकड़ लूँ, करीब 40 लाख लोग की जनसंख्या हो गई जो एक छोटी सी सिटी में रोज प्रेजेंट होती है, करीब करीब 24 घंटे के लिए। तो वहां पर नौकरियां बहुत ज्यादा निकल रही हैं, वहां पर कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, लोग भी बहुत ज्यादा हैं, रह भी बहुत ज्यादा रहे हैं, रोज आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। तो उसकी वजह से, बड़ी कंपनीज की होने की वजह से बहुत सारी नौकरियां वहां पर निकल रही हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोग वहां पर आ रहे हैं और उसकी वजह से बहुत सारी कंजम्पशन वहां पर आ रही है। दूसरा उसका फैक्टर है कि बहुत सारे जो बड़े रियल एस्टेट के प्लेयर्स हैं वो गुड़गांव में बहुत पहले इस्टेब्लिश हो गए। उन्होंने गुड़गांव को इस्टेब्लिश कर दिया और आज उनके लिए वो ब्रेड एंड बटर है कि उनकी वहां पर प्रेजेंस की वजह से गुड़गांव एक बहुत बड़ा एक रियल एस्टेट का हब बन गया। तीसरा जो रीजन गुड़गांव में ये जो वाइब है, लोग कहते हैं कि गुड़गांव में वाइब है, बाकी जगहों पर वाइब नहीं है, उसकी प्रॉक्सिमिटी टू एयरपोर्ट और उसकी प्रॉक्सिमिटी टू प्लेसेस लाइक साउथ एक्स एंड ऑल। वहां से बहुत सारे लोग दिल्ली के, अगर आज भी दिल्ली के लोगों को पूछोगे कि कहाँ माइग्रेट करना चाहते हो तो उनकी पहली प्रेफरेंस गुड़गांव होगी, दूसरी प्रेफरेंस शायद नोएडा होगी। थोड़ा सा ग्लैमरस सिटी लगती है वो। उनको लगता है। वो रीजन यही है क्योंकि जहां पर कंजम्पशन ज्यादा होगी वहीं पर ही कोई अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करेगा, जहां पर कोई अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करेगा वहीं पर ही एक जो हायर स्ट्रेटा वाले लोग हैं वो वहां जाना चाहेंगे। जब हायर स्ट्रेटा वाले लोग कहीं एक जगह पर जाना चाहते हैं तो हर कोई वहीं जाना चाहता है। वो होता है ना कि एक जगह पर एक अमीर ने अगर कोई कोठी ले ली है तो सारे वहीं पर ही जाना चाहते हैं क्योंकि वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम भी अमीर हैं। तो आज गुड़गांव का ये हाल हो चुका है। और जहां तक बात इंफ्रास्ट्रक्चर की है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मुझे पर्सनली लगता है, मैं भी गुड़गांव में रहता हूँ, बहुत सारे एरियाज हैं जो बहुत इंप्रूव हो चुके हैं, बट फिर भी जो विजुअल्स हैं वो हम हर साल देखते हैं। और इम्प्रूवमेंट की सख्त ज़रूरत है और वो आई डोंट नो कब आएगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस तरह के प्राइसेस हैं वहाँ पर रियल एस्टेट के, उस हिसाब से उधर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बट एक गुड़गांव वासी से आप अगर पूछेंगे कि हाँ गुड़गांव छोड़ के आप किसी और जगह चले जाएं तो वो अग्री नहीं करेंगे। तो किसी तरह की अट्रैक्शन तो गुड़गांव में है ही है और वो अट्रैक्शन इन्हीं सब कारणों से है क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप गुड़गांव में रहते हो तो आप एक ऐसे कल्चर में रहते हो जो कि एक रिच कल्चर माना जाता है, बिकॉज उसकी हवा ही ऐसी बन गई, उसकी वाइब भी ऐसी बन गई है। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे क्योंकि हमारा जो ज़्यादातर जो दर्शक हैं वो 25 से 35 साल के हैं और यही वो टाइम होता है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी का टाइम होता है और स्ट्रगल भी ज़्यादातर लोग करते हैं। तो जो भी अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, सैलरी कुछ भी हो उनकी, तो लगभग उनको कितने परसेंट अपनी जो मंथली इनकम है उसका कितना परसेंट सेविंग करना चाहिए? देखो, आपको मैं अगेन स्टैट्स के बेसिस पे बता देता हूँ। जनरल आदमी इंडिया में 20% सेव करता है। लाख रुपए कमाने वाला 20 कर रहा है, 50,000 वाला 10,000 कर रहा है। जो एलीट बनना चाहता है वो करीब 40% कर रहा है और जो सुपर रिच बनना चाहता है ना वो 50% प्लस अपनी सैलरी सेव कर रहा है। सो आप डिसाइड करें आपको किस कैटेगरी में रहना है। अगर आपको एवरेज जनरल कैटेगरी में रहना है तो आप 20% सेव करें क्योंकि उसमें से करीब 7-8% तो सरकार ही आपसे सेव करा लेती है PF PPF के माध्यम से। बट अगर आपको उसको क्रॉस करना है
और आप एलीट कैटेगरी में जाना चाहते हो तो एटलीस्ट 30 to 40%, मेरे ख्याल से 40% ऑफ योर सैलरी यू शुड बी सेविंग। और अगर आपको सुपर रिच कैटेगरी में जाना है, यू शुड बी सेविंग अपवर्ड्स ऑफ 50% ऑफ योर सैलरी। नवदीप जी, आपसे बात करके बहुत आनंद आया और आपने लगभग हमारे हर सवाल का बहुत बेहतरीन जवाब दिया। शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो पॉडकास्ट है हमारे दर्शकों को भी काफ़ी पसंद आएगा और एक बार फिर हम दूसरी बार फिर मिलेंगे। बिल्कुल। आप I गुड़गांव से hope चल for के आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you.